आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप करगिल प्रेस क्लब का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे लद्दाख LG साहब भी यहाँ तशरीफ लाए हुए, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आप लोगों ने अपना कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल के हमें यहाँ हमारे जो इजाद है वो आप इस मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने के लिए मौका दिया है। उसके लिए तमाम करगिल प्रेस क्लब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। और साथ ही साथ जो ले दुर्बुक में चंद रोज़ पहले लामडोल स्कूल के जो बस में स्कूल के जो बच्चे उस्ताद हादसा में जो गुजर गए, आत्मा को शांति मिलने के लिए हम दुआ करेंगे। और जो लोग गुजर गए उनके आत्मा को शांति के लिए हम दुआ करेंगे। और जो ज़ख्मी हैं उन वो लोग जल्द से जल्द ठीक होता कि हम रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे। उसके बाद हम हमारे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का अमल करने का मकसद है, इस पे आप लोगों तक उजाद आप लोगों को बज़र तफसीर आप लोगों से कहेंगे। हम सब वो भी जानता है यूटी से पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल एक ऐसा वाहिद डिस्ट्रिक्ट था, हमारे यहाँ जो भी सरकारी अफसर आता था उसको बतौर सज़ा करगिल में उसको यहाँ ट्रांसफ़र करके भेजता था, क्योंकि करगिल एक ऐसा जगह बना के रखा था इन्होंने कि एक सज़ा मौत की जगह है। उसके बाद हमारे हिंदुस्तान के एक मशहूर अखबार में जिक्र भी हुआ था कि करगिल अगर करप्शन के लिहाज से देखा जाए तो नंबर 2 पे बिहार के बाद करगिल का नाम आता था। हम लोगों ने, आप सभी जानते हैं, हम लोग आरटीआई करते हैं और हम लोगों ने कुछ आरटीआई हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में भी किया, क्योंकि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक हक था, हक के ज़रिए हमने इंफॉर्मेशन लिया। तो उसके जो इंफॉर्मेशन हमने लिया, लोगों ने हालांकि हमारे खिलाफ काफ़ी प्रोपेगेंडा भी किए, काफ़ी आगे पीछे बात भी करते थे, मगर हम लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल, हमारे यूटी लद्दाख के आवाम के घर घर तक, कानून तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये बात वजाहत लाना हमें मुनासिब समझा। क्योंकि आज 25 अगस्त है, हमारे कल 26 अगस्त को हमारा जो चेलू में, उससे पहले हमारे यहाँ कुछ हमारा किसने अच्छा काम, मतलब सफाई अभियान ऐसे ऐसे काम किया। हमने भी सोचा हम लोग भी कुछ अच्छा काम आज इसके शुरुआत करेंगे, इसलिए हमने आज का ये तारीख, आप लोग बिजी होने के बावजूद ये तारीख हमने मुकर्रर किया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे हसन माशा साहब जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, ये आज तक मीडिया के सामने आने से परहेज करता था, क्योंकि ये मीडिया के ज़रिए अपना नाम कमाना नहीं चाहता था, ये मीडिया के ज़रिए अपने आप को हाईलाइट करना नहीं चाहता था। तो आज हमें मजबूरन मीडिया के ज़रिए आना है, क्योंकि मीडिया ही हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानता है। और हमको आपकी इस मीडिया पे तौक़ा है और हम मीडिया पे भरोसा भी करते हैं, क्योंकि मीडिया के ज़रिए हमारा आवाज़ पहुँचेंगे। हम लोगों ने अपने तरफ से सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे काफ़ी चीज़ें पोस्ट किया, मगर बदकिस्मती से आला काम यूटी लद्दाख ने हमारे इन चीज़ों पे कोई भी इक़दाम नहीं लिया। तो हम आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेंगे, मैं आगे हमारे हसन माशा साहब को मुफस्सल आप लोगों तक अपना वजाहत जिक्र करने के लिए इनसे गुजारिश करता हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़ौज़ु अम्रि इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान, जानता हूँ आप सबको मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोई नामी ग्रामी शख्सियत नहीं हूँ, एक मामूली सा कारकुन हूँ, अपने हिसाब से अपना समाजी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इसके बावजूद भी आप लोगों ने अपना वक्त निकाल कर यहाँ मुझे सुनने के लिए एहतमाम किया है, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ। दूसरी अहम बात यह है कि हालात मुल्की सतह पर हो या रियासती सतह पर हो, बहुत नाजुक मरहले में पहुँचे हैं। हर कोई चाहता है कि अच्छा हो जाए। लिखने वाले अपना कोशिश करते हैं कि मैं कुछ लिख कर आगे भेज दूँ,
अब मीडिया हजरात कोशिश करते हैं कि हम कुछ अच्छा ग्राउंड रियलिटी सरकार तक पहुंचा दो। इसी कोशिश में हम सब साथ में हैं, अपनी जगह पर कोशिश कर रहे हैं। इसी तनाजुर में मुझे एक अकबर अल-आज़मी आबादी का एक शायर याद आ रहा है, न खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो अखबार निकालना या मीडिया के जरिए ये बात आगे पहुंचाना, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत सारे लोग फेल हुए हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं। इसमें बहुत सारे आप जैसे मीडिया हजरात में कुर्बानियाँ पेश की है, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत मशकूर व ममनून हूँ। मैं एक छोटा सा अनपढ़ आदमी हूँ, सिर्फ मिडिल क्लास तक मैंने तालीम हासिल की है, लेकिन ज़्यादा लिखने की वजह से थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना मुझे आता था। तो मैं अपने हिसाब से अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर शायद आप लोग फॉलो करते होंगे हसन माशा के नाम से, वहाँ पर जो समाज के साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही है, सरकारी स्कूलों के साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही है, बाकी दूसरे मैदानों में हमारे आवाम के साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही है, ये सब मैं लिखता है। तो आज मुझे पता चला कि आजकल डिजिटल ज़माना है, अखबार बीनी व नावल बीनी आजकल ज़्यादा कम हो गया है। लोग ज़्यादा डिजिटल ये मीडिया पर, सोशल मीडिया पर सुनना पसंद करते हैं। मैं मीडिया ज़रा से इसलिए पीछे भागता था कि क्या पता हमारा इनका मतलब नेचर मिलता है नहीं मिलता है। इसी कश्मकश में मैंने बहुत सारे मीडिया हजरात ने मुझे मैच पर आने के लिए, ये मीडिया के सामने आने के लिए दावत दिया। फिर मैंने माजरत तलब किया था आज तक। तो अभी मुझे पता चला कि जब तक मीडिया पर आकर जो हकाइक के हमारे साथ हुए, जो नाइंसाफियाँ हमारे साथ हो रहे हैं, जब तक वो मीडिया पर नहीं रखेंगे तब तक कहीं पहुंचने वाले नहीं है। मेरा फॉलोअर ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर 1000 होगा, 1500 होगा, उसमें से भी आधा अनपढ़ हो सकता है, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है। अब यहाँ से तो आप उर्दू में बात करो, मीडिया पर या इंग्लिश में बात करो, अभी तो सब सुनने वाले हैं, सबके समझ में आ जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। तो मेरा तालीम ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिर्फ मिडिल पास हूँ, और टूटे फूटे अल्फाजों में मैं अपना मौक़िफ़ आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आगे तक पहुँचे, हमारे समाज सुधरे, ये हमारे मुश्किलात हल होने में मददगार साबित हो इंशाअल्लाह। जैसे कि आप सब जानते हैं, हसन माशा आरटीआई एक्टिविस्ट नाम से मुझे जाना जाता है। मैंने 2011-12 से शायद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या हुकूक जानकारी एक्ट का इस्तेमाल किया। हमारे बहुत सारे वकीलों के साथ जान पहचान था, तो नाइंसाफियाँ जो होता था उनके लेकर मैं एक वकील के साथ मुलाकात करता था, उसने मुझे ये एक्ट से रोशनास कराया। तो हमने पहली बार ये आरटीआई का सहारा लेकर एप्लीकेशन लिखा, वहाँ से अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, फिर वो सिलसिला चालू जारी रहा। अब अक्सर मैं लोगों पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, ये ज़्यादातर हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं जो हमारे साथ ऐसा मजाक करते हैं। ये कहते हैं ये लोग को आरटीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा कमा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने आज तक कम से कम 35 से ऊपर आरटीआई के तहत जानकारी हासिल की है, उसमें से कम मुझे 25 डिपार्टमेंटों ने रिस्पॉन्स दिया, अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया। बाकी 10-15 लोगों ने बिल्कुल नकार दिया मेरे दरख्वास्त को। तो इस तरह हमने उसमें छानबीन किया, छानबीन करके हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे साथ बहुत सारे नाइंसाफियाँ होते हैं। मरकजी सरकार हो या रियासती सरकार हो, ये सब हमें बहुत अच्छी रकम फराहम करते हैं, लेकिन वो पूरा रकम हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते बिल्कुल आधे से ज़्यादा बच जाते हैं। इसी अफसोस के साथ ये सबसे पहला तजुर्बा मुझे एमजी नरेगा, जो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इससे मुझे पता चला। तो इस सिलसिले में बहुत सारे मेरे पास कंप्लेन ये जमा हो गया। फिर उसके बाद उसका आहिस्ता आहिस्ता ऑफिस में हमारे अच्छे खासे दोस्त पैदा हो गए।
हमारे करगिल में माशाअल्लाह सारे मुलाजिम एक जैसे नहीं है, कम से कम 90% मुलाजिम बहुत अच्छे हैं। वो चाहते हैं कि मेरे ऑफिस में सुधार हो, आवाम को सहूलियत मिले। ऐसी विचार रखने वाले बहुत सारे मुलाजिम हैं, उनसे मैं मिलता हूँ। बहुत सारे मुलाजिम, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि ये नाइंसाफ़ी हो रहा है, आप इसको उछालो। तो ये उछालना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि अगर ज़िंदा है तो ज़िंदा होने का कुछ सबूत पेश करना पड़ता है, तभी कह दें कि आदमी ज़िंदा है और अपनी ज़िंदा-दिली का इज़हार कर रहे हैं। ये तो आप एलएलबी पास करके रखा हो या बहुत बड़े तुजार हो, कोई मायने नहीं रखता है कि आप क्या हैं। तो इसी तनाजुर में मैंने बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारे नाइंसाफ़ियाँ मुझे नज़र आया, रोना आया मुझे, कितना हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो लास्ट में मैंने 2022 में शायद मैंने बहुत सारे जगह पर उसका कंप्लेंट डीसी को भी लिखा, या जिस वक्त हम जम्मू कश्मीर के साथ था उस वक्त मैंने विजिलेंस कमिश्नर तक लिखा। हमारे यहाँ से कम 2-3 ऑफिसरों का विजिलेंस में हमने FIR भी कराया था उस वक्त। ये जिस वक्त हम जम्मू कश्मीर के साथ था उस वक्त का है। उसमें रीजनल डिप्टी कमिश्नर करगिल भी था, तहसीलदार भी था, हमारे बहुत सारों के खिलाफ हमने किया था। उसके बाद जब हम यूटी हो गया, यूटी के बाद कहीं जगह पर एप्लीकेशन डालने का कोई मुझे सुराग नज़र नहीं आया। फिर भी मैंने पहला कंप्लेन जो लिखा था, हमारे आप सब जानते हैं बरूच स्टैंड पर एक राशन स्टोर हुआ करता था। वो राशन स्टोर बहुत बड़ा था, कम से कम 60 बाई 40 का 2 राशन स्टोर था। उसमें बहुत सारे मटेरियल था, पुराना टिम्बर था, अच्छा कीमती टिम्बर। कम से कम उसका मटेरियल बोली पर लगाए तो कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का वो था। सबसे पहले मेरे नॉलेज में वो आया, तो मैंने उनसे पूछा, फूड सप्लाई वालों से पूछा था कि भाई ये मटेरियल कहाँ गया, तो उनको कुछ पता नहीं था। तो मैंने इस सिलसिले में गवर्नर, हमारा पहले वाला गवर्नर जो था, शायद मैं उसका नाम भूल गया हूँ, उसके सामने मैंने एप्लीकेशन रखा। तो वो अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया, उसने विजिलेंस कमिश्नर को लिखा, फिर विजिलेंस कमिश्नर के जरिए यहाँ पर छानबीन करने लगा। तो मेरा हौसला बुलंद हुआ। तो मैंने बाकी जो मामला थे उस सिलसिले में मुझे गवर्नर ऑफिस में, तो गवर्नर के उसने कमिश्नर सेक्रेटरी शायद, तो उसने बोला आप इधर लगा ले में आकर गवर्नर के सामने पेश होने की ज़रूरत नहीं है। करगिल SSP के पास पूरा हमने इख्तियारात दिए हैं, बहुत बड़ी पावर भी उसको दिया है। आप जो भी कंप्लेन होता है वो वहाँ जमा करके वहाँ से आप रसीद ले सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमने 3 एप्लीकेशन जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी और हमारे बेरोजगार नौजवानों के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ हुआ था, वो 3 मामला को मैंने SSP करगिल के सामने रखा था, साबिक़ SSP। तो 2022 में रखा। 22 में उसका कोई सुनाई नहीं है। कम मैं 5 बार उनके सामने जाकर मैंने कहा जनाब मेरा कुछ एप्लीकेशन है इसमें, तो एप्लीकेशन बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहा था। करना शुरू किया नीचे वाले ऑफिस वालों ने, आप एप्लीकेशन डालना आपका जिम्मेदारी है, कार्रवाई करना या कार्रवाई होना ना होना ये हमारी जिम्मेदारी बनता है। तो इस तरह मतलब उन्होंने थोड़ा ये किया। फिर 2 साल 2.5 साल गुजर गया। फिर SSP साहब जब जा रहा है तो मैं उसके सामने जाके बोला जनाब मेरे एप्लीकेशन को कम से कम 2 साल गुजर रहे हैं, अगर मैंने कुछ गलत एलिगेशन लगाया है किसी सरकारी ऑफिसर पर या तो आप मुझे गिरफ्तार कर दो, या अगर मेरा ये कंप्लेन जो है हक़ाइक़ पर मुबनी है तो आप उनके साथ कार्रवाई करो। तो उन साहब ने मुझे बोला ये सब आप हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं बर्दाश्त करके बैठा। फिर मैं गवर्नर हमारे मिश्रा साहब के पास फरियाद लेकर गया इधर राजभवन में। उन्होंने अच्छा खासा वेलकम किया मेरा, SSP को सामने बुलाया, डिप्टी कमिश्नर को सामने बुलाकर मेरा सुना। फिर वो एप्लीकेशन DC साहब को दिया। मेरे अगले टूर तक आप इसका इन्वेस्टिगेशन करके मुझे तैयार रखो, बाकी जो कुछ करना है वो मैं खुद कर दूंगा। इस तरह गवर्नर साहब ने वो किया। फिर मैं दूसरे दिन DC के पास गया था, तो DC साहब बोला ठीक है आजकल थोड़ा हम बिजी हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता इन सब पर कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह मैं मुझे टालते रहा। फिर उसके बाद तो टालना का ये सिलसिला बहुत लंबा चौड़ा हो गया।
मैंने सोचा इस सिलसिले में आप मेरे पास कोई चारा नहीं है, अब मेरा लिखाई पढ़ाई सब कहीं नहीं पहुंचा है, तो मेरे के सामने जाकर ये अपना दुख दर्द, जो मेरा पर्सनल दुख दर्द नहीं है, पूरा आवाम का दुख दर्द है, उसमें मैंने ये टेप्सी का मामला रखा था। ये 2015 से आज 2027 तक का अलॉटमेंट है, एक ही बंदे के नाम पर है। कल तो वो 33,000 में ये केफा चलाता था। जब 2022 में मैंने उसमें मुदाखलत करके बोला भाई ये आजकल तो खाली दुकान 100 लाख रुपए में बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये 33,000 में इतना बहुत बड़ा प्रॉपर्टी जिससे सरकार बहुत लाखों रुपया कमा सकता है, क्या बोले। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पिछड़ा वाला टेंडर में 2.5 लाख रुपया उसमें करके उसको 5 साल का अलॉटमेंट उसको दे दिया। अलॉटमेंट देने से पहले उन्होंने ऐसा उसमें साजिश और ये घपलाबाजी किया, जो सब मैं आप मीडिया हजरात के सामने दिखाना चाहूंगा थोड़ा थोड़ा कागजात करके। टिप्सी की बात हो रही है, टिप्सी ऑक्शन हुआ टीएफसी बेमथन का कैफे का, उसमें 3 बंदों ने पार्टिसिपेट किया, खाली 3 ऑनलाइन उसका बाइडिंग हो रहा था। उसमें मुर्तजा अली, मोहम्मद जीशान या मुर्तजा अली या मंसूर अस्करी रेखनी, ये 3 नफर ने उसमें टेंडर भरा। तीनों का टेंडर एक ही है। मुर्तजा अली ने एक टेंडर भरा है 1,65,000 रुपये में, उसने दूसरा बाइट उसमें डाला है 1,85,000 में, उसमें तीसरा टेंडर भरा है 2,25,000 में। या आप मीडिया पर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद ये जीशान अली ने लिखा है, जीशान अली ने डाला है 1,80,000 का पहला। दूसरा बाइट में उसने अपना टेंडर 1,85,000 पर पहुंचे थे। तीसरा टेंडर उसने 2,10,000 पर दिया। अब एक्चुअली ये टेंडर जो है वो सीधा जो इस वक्त चला रहे हैं उसी के नाम पर उन्होंने करने के लिए बिल्कुल अंदर से तय कर रखा था। उसके लिए उन्होंने ये सारे प्रपोज, मतलब ये सारे कागजात इस तरह फेक तरीके से उन्होंने इजाद किया। फिर आखिर इनको करना क्या था, ये टेंडर जो है हर हालत में इसी के सामने रखना था। इसी सिलसिले में उन्होंने ये किया है। लेकिन जब पुणे से टेंडर किए, पुणे में जाकर टेंडर किए यहाँ, ताकि कोई देख ना पाए। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो टेंडर जो बैटर है वो सक्सेसफुल होता है उसके नाम पर एक सीडीआर होता है। सीडीआर रखा है ये मंसूर अस्करी का। ये सीडीआर है मोहम्मद जीशान की तरफ से सबमिट किया है। तीसरा सीडीआर है किसी मोहम्मद मुस्तफ़ा अली का। तो इसका अलॉटमेंट जो है किसी मुर्तजा अली को। तो सीडीआर मुस्तफ़ा अली के नाम पर, अलॉटमेंट मुर्तजा अली के नाम पर देना, आप खुद समझ सकते हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे टोकिए, मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं हर किस्म की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, एक मिनट पहले टेप्सी की जरा बंगले में। अच्छा, और दूसरी अहम बात है वो टेप्सी का, वहां पर एक बहुत बड़ा बंगले है। उस बंगले को तामीर हुए ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 साल हो गया था। 4 साल 8 से 10 साल। फिर उसके बाद उसका रिनोवेशन हो गया था। उसका रिनोवेशन हुए सिर्फ 5 साल हो चुके थे। उसकी छत में ऐसे कीमती लकड़ियां वो सारे डाले हुए थे। उसका छत का जो लकड़ी ही था वो 95 लाख रुपए के मालियत के थे। कल उसको गिरा के दूसरा लगा दिया। वो सारे मलबे यहाँ से खत्म हो चुके हैं। अगर वो एक्शन पर लगाएंगे तो फिर भी सरकार कम से कम 50 से 1 करोड़ रुपया वहां से कमा सकते हैं उस मलबे से।
तो ये सारे मलबा वहां से गायब हो चुका है। ऐसी नाइंसाफियां खाली हम सब एक का नहीं, ये पूरा करगिल का प्रॉपर्टी है। ये सारे संस्था से लेकर वहाँ ये मटाइन तक लोगों का सारे हम सबका प्रॉपर्टी है, तो इसमें हमको सबका हक बनता है। माता हमने मतलब ये बोलने वाला हम क्या होता है, वो क्या होता है, ये सब हमें नहीं सोचने। हमें संस्था की परेशानी को हमारी परेशानी समझना चाहिए। चंखा की परेशानी हमारी परेशानी है, तो ये हमारे हुकूक पर दाके हो रहे हैं। तो टैक्सी को छोड़कर अब मैं दूसरी तरफ आऊंगा। 2022 में आप सब जानते हैं करगिल के हर चौक पर ये पोस्टर चस्पान था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और करगिल फाइनेंशियल क्राइम यूनिट करगिल, अगर करप्शन जहाँ कहीं भी करप्शन हो रहा हो या गलत हो रहा हो, हमें हिला दें। ये उनका मोबाइल नंबर है। जब ये रसीद ये पोस्टर देखा तो हमने इसी से खुश होकर 3 एप्लीकेशन लेकर वहाँ गया था, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, अब दोबारा जिक्र करना मुनासिब नहीं है। उसके साथ मैंने ये टेप्सी का केस एसएसपी के सामने रखा था, लेकिन मुझे ताजुब हो रहा है कि अनायत अली चौधरी साहब ने पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के रखा, तो उसको ये सारे फ्रॉड उसको नजर नहीं आया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अब तक। तो दूसरी बात, उसके साथ मैंने पीएमजेएसवाई का बहुत सारे गबला, हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा गबला है जो पीएमजेएसवाई में हो रहा है। पीएमजेएसवाई वाले सेंक्शन करता है अपनी तरफ से, कोई रोड बनाने का वो कभी सेंक्शन लेता नहीं है। रोड जो पहले बना के होता है वही उसी रोड को वो लोग उसी को फॉलो करते हैं, उसी को दिखाकर दूसरा पैकेज मतलब वो सेंक्शन कराता है, फिर ऐसा हो गया। तो इसमें इस सिलसिले में मैंने सब जानते हैं ये मंजी से गुंखा का रोड जा रहा है। ये 2013 में 6 किलोमीटर पर हमने काम किया था। 6 किलोमीटर पर हमने काम किया था 2013 में। ये रोड बिल्कुल कंप्लीट था। ये आरएमबी का है, आरएमबी का अलॉटमेंट। फिर आरएमबी वालों ने नरेगा ये पीएमजेएसवाई को हैंड ओवर किया। उन्होंने ये टेक ओवर ये सर्टिफिकेट दिया है, इस जगह पर हमारा इतना सड़क का चौड़ाई इतना है, लंबाई इतना है। इसका मतलब ये है कि पूरा रोड 6 किलोमीटर का ये रोड बिल्कुल तैयार था। फिर उसके बाद पीएमजेएसवाई वालों ने पहला टेंडर निकाला। उसमें वो उस रोड को कंप्लीट करने के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंग रोड सिक्से गुंखा स्टेज फर्स्ट, और इसमें उन्होंने पहले पैसा खर्चा किया लगभग 4 करोड़ रुपया। 4 करोड़ रुपया पैसा खर्चा किया है। उसमें 4 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। कितने 2013 में पीडब्ल्यूडी ने बनाया था, 2016 में पीएमजेएसवाई ने बनाया। तो पीएमजेएसवाई बनाने के बाद फिर 2016 के बाद पीएमजेएसवाई वाले फिर दूसरा टेंडर निकालता है, फिर एक पैकेज और सेंक्शन करके लाता है। तो ना पैकेज नंबर JK 082 जिसका पैकेज नंबर है, सेंक्शन कराता है। फिर उसमें उन्होंने फिर लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फिर कंस्ट्रक्शन लिखा है। और उसमें लिखना चाहिए था मैकडम ऑफ द रोड, उसको सिर्फ तारकोल लगाने के लिए। उसमें उन्होंने फिर 4 करोड़ 65 लाख रुपए खर्चा किया। अब आप अंदाजा लगाएं, सिक्से से गुंखा तक का 6 किलोमीटर के रोड में पीडब्ल्यूडी ने 3 करोड़ रुपया 2013 में खर्चा किया। फिर उसके बाद पीएमजेएसवाई ने 2016 में 4 करोड़ रुपया खर्चा किया। फिर 2018 में पीएमजेएसवाई ने फिर से 4 करोड़ रुपया खर्चा किया। तो उस रोड की कंडीशन कैसे होनी चाहिए, अब मुझे ये बताओ, ठीक है ना। तो इस वक्त क्या हालत है, उतना रुपया खर्च करने के बावजूद ये रोड काबिल आमद नहीं है। ये बहुत बड़ा नाइंसाफी ये हमने रखा था। फिर उसके साथ हमारा टम्बिश कनौर का पीएमजेएसवाई का रोड था, 14 करोड़ रुपया था। पीडब्ल्यूडी की रोड पर रातों रात एक मशीन लगाया कंप्रेशर, फिर 10-15 टिप्पर में तारकोल लगा रातों रात डाल के चला गया। ये सारे नाइंसाफी हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने एसएसपी करगिल के सामने रखा था
वो कंप्लेन का ये फाइल आप इसमें है, आप देख सकते हैं। तो इसमें देखें, मैं कोई गलत बयानी नहीं करता हूँ, मैं पहली बार मीडिया के सामने आया हूँ तो हकाइक के साथ ही आया हूँ। मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया है। जब लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं प्रॉपर्टी बनाए, वो बनाए, हमने आज तक किसी कौन देता है। मिसाल के तौर पर मुलाजिम 2 साल एक कुर्सी पर टिकता है, तीसरे साल के बाद तो हमें पब्लिक को पता चलता है तीसरे चौथे साल के बाद, तो वो कौन क्यों पैसा खर्चा करेगा उसमें। हालात ये है। तो अब मैं आपको ज्यादा क्या दिखाऊं। इसके बाद हमारे हालात बहुत नाजुक मरहले में पहुंचे हैं। जिस तरह सेंट्रल स्पॉन्सर प्रोग्राम एमजी नरेगा के तहत गारंटी दिया हुआ कि हमें 100 दिन का रोजगार मिलेगा। हमारी औरतें उसमें रजिस्टर्ड है, पूरा हर गाँव में है। 2008 में इसका इंट्रोड्यूस हुआ था। 100 दिन का रोजगार पहले 110 रुपया आता था, अभी तो लगभग 260 रुपया के करीब उनको निर्गय का मिलता है। लेकिन उसके अकाउंट में 10 से 15 हजार से ज्यादा जाता नहीं है। जब मैंने इस सिलसिले में मैंने छानबीन किया तो मुझे पता चला कि गाँव के जो सरपंच होता है उनके साथ मिलकर ये बेनिफिशियरी के अकाउंट में कितना डालता है, अपने हिसाब से 10 से 15 हजार रुपये डाल देते हैं। वो उसी पर खामोश रहता है, आवाज भी उठाता नहीं है। जो बाकी जाता है वो सिमी सिकिल के नाम से निकालते हैं। सिमी सिकिल के नाम से निकालता है तो गाँव का पंचों के साथ वो मुआहिदा करते हैं। मुआहिदा करके क्या करते हैं, आप कम से कम 50 अकाउंट कापी मेरे पास लाओ, उनमें हम 500 रुपये डालेंगे। तो वो पंच सरपंच जाके गाँव से अपने यार दोस्त जिस पर भरोसा हो ऐसे कम से कम 15 20 अकाउंट होल्डर जमा करते हैं। उसके अकाउंट में 10 से 20 लाख 20 से 55 लाख 20 से 55 लाख रुपया सिमिल के सिकल के नाम से निकालते हैं, उसमें डालते हैं। फिर उसके अकाउंट होल्डर के नाम पर 1000 रुपया 500 रुपये छोड़कर बाकी पैसा उसे निकलवा कर फिर वापस वो ऐसा खाते हैं। इसका ये है, मैंने बैंक जाकर उनका डिटेल निकाला है। ये निर्गा का बेनिफिशियरी नहीं है, ये उनका प्रॉक्सी अकाउंट का बेनिफिशियरी लिस्ट है। ये 2014, 15, 16 का ये है। ये हालत हमारा हो गया है। तो कोई भी काम किसी भी काम का टेंडर निकालने से पहले एक एनआईटी नाम का एक कागज निकलता है। एनआईटी नोटिस फॉर टेंडर, एनआईटी। उसमें एनआईटी का बाकायदा नंबर होता है, उसके रजिस्टर होता है। उस एनआईटी में या तो 10 काम होता है या 15 से 20 काम होते हैं। उस एनआईटी में 10 से 15, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 काम वो एक एनआईटी में जमा करता है। एनआईटी मिसाल के तौर पर एनआईटी नंबर 10 के तहत हम ये 10 काम ऑक्शन पर लगाना चाहते हैं, इसका टेंडर निकालना चाहते हैं। तो ये सुरवेली डिवीजन का एक बहुत बड़ा कमाल है, मैं मीडिया के सामने दिखाना चाहता हूँ। ये एनआईटी है, एनआईटी नंबर 11/2/2016। 11/2/2016 में कम से कम 18 काम है। फिर उसके बाद ये सीरियल नंबर 18 के बाद अगर ये पेज पर नहीं आता तो 18 के बाद 19, 20, 21 लगाता है। उसी नंबर का उसने दूसरा एनआईटी जारी किया है, इसमें उन्होंने रखा है 15-16 काम अलग अलावा। आप समझ गए ना मेरे बात। फिर उसके बाद उन्होंने तीसरा एनआईटी निकाला है, इसका नंबर भी वही है 11/2/2016। सरकार को उल्लू बनाने का ये बहुत बड़ा साजिश है। हर एक की समझ में नहीं आएगा, शायद मुझे यकीन है आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, मगर कोई इंजीनियर इसको समझ जाएगा बहुत जल्द। इसका मतलब ये है कि वो सरकारी तौर पर ये एक एनआईटी दीवार पर चस्पान करता है आम पब्लिक के लिए। तो बाकी जो एनआईटी में दूसरे जो काम है वो सारे काम ये लोग ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। अब उसमें अलॉटमेंट में एनआईटी नंबर लिखना होता है। एनआईटी नंबर, ये एनआईटी नंबर वही है जो चस्पान करते हैं वही लिखता है। चस्पान वाले का भी वही नंबर है, जो उनकी फाइल में छुपे हुए हैं उसका भी वही नंबर है। इसका मतलब ये है एक लेसन पर 3 बंदूक जारी करे, एक ही लेसन पर 3 बंदूक। तो ये है पीडब्ल्यूडी के कारनामा। आप कोई देख सकते हैं, अगर जूम करके दिखा सकते हैं, देखें।
तो ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। एक लेसन पर 3 बंदूक, इसमें से एक एनआईटी आम पब्लिक के नोटिस बोर्ड पर चस्पान होता है, बाकी जो अलॉटमेंट ब्लैक करता है, जो अंदर से अलॉटमेंट देता है, उन सारे अलॉटमेंट इसमें दूसरा काम होगा। ये पब्लिक को दिखाने के लिए है और ये फरोख्त करने के लिए। ये सारा काम जो ब्लैक में वो ठेकेदारों को देता है, उनसे कई गुना ये रिश्वत लेके लाते हैं। इसमें कोई शक नहीं, मैं जबानी दावा नहीं कर रही है, मैं पूरा कागजात दिखा रहा हूँ। और कोई भी सरकारी मुलाजिम आकर देखना चाहे वो देख सकता है। पीएमजेएसवाई का एक मसला रह गया था, ये हर पीएमजेएसवाई रोड के RD0 पर ये चश्मान होता है, इसको बोलता है पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड। पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड, इसमें यह लिखा होता है कि आपका रोड किस तरह तैयार करना है। पीएमजेएसवाई का एक ही उसूल है, रोड को इस तरह बनाना है। उनका सतह जमीन से 1 मीटर ऊंचा रखना है, फिर उसमें आपको बड़ा बड़ा पत्थर के अंदर डालना है, जीएसबी 300 mm का जीएसबी उसमें डालना है, फिर उसके बाद डोजर चलाना है, फिर WBM रखना है 75 mm का, 75 mm WBM के बाद BM 50 mm रखना है, फिर उसके बाद देखना खाते का तारकोल इस सिलसिला है, फिर तारकोल के सिलसिले में सबसे नीचे वो मोटा होगा, फिर उसके बाद सबसे कम होगा, फिर उसके बाद सील कोड नाम का वो होगा। वो सतह जमीन से हमारा रोड जैसे का हर रोड कितना होगा, 1 मीटर ऊपर होगा। आप लोगों में से किसी ने देखा ये पीएमजेएसवाई का रोड का हालत? ये जमीन में धंसे हुए हैं, जितने भी पीएमजेएसवाई का रोड है वो सारे जमीन में धंसे हुए हैं। सतह जमीन से 3 फुट के फासले पर कोई भी रोड नहीं है। हमारा सरकारी प्लाट, बहुत सारे सरकारी प्लाट हम कीमती वोट डालकर एक दिन जाया करके उनके कतार में खड़े होकर हम वोट डालते हैं नुमाइंदा चुनने के लिए। वो नुमाइंदा चुन के जब जाता है हमारे सर पर बैठ जाता है, फिर वो लोग क्या कर रहे हैं? आप कभी सोचा इस बारे में? हमारे सरकारी जमीन जो है वो सारे अपने यार दोस्तों को अलॉट कर रहे हैं। बहुत सारे सरकारी जमीन यार दोस्तों को अलॉट किया है बिना किसी जवाब के। इन सारे का मैं इधर रिकॉर्ड रखता हूँ, कोई देखना चाहते तो आप देख सकते हैं, फोटो कॉपी रखना चाहते तो रख सकता है, बिना जवाब के। जबकि हम सब जानते हैं मिनिस्ट्री वालों के लिए वो बनाने के लिए कुछ अपना क्या उसका मजहबी कुनपा वगैरह बनाने के लिए 2 कनाल जमीन अलॉट करने में पूरा करगिल को 70 साल नचाया। पूरा करगिल को 70 साल नचाया। बहुत मुस्लिम के बीच में बहुत बड़े दरारें डाला। और इतना बड़े कम्युनिटी, उनका कम से कम पॉपुलेशन 40,000 से 20 से 25,000 रुपया होगा। उनके लिए 2 कनाल जमीन देने में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर हमारा ये सीसी, जो सीसी पर कुर्सी पर बैठते हैं वो लोग, उन्होंने बहुत सारे नाइंसाफियां किए हैं। पब्लिक को दूसरे पब्लिक के साथ लड़ाने में बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। नहीं तो 2 कनाल 3 कनाल डालकर ये मसला कब का हल चुका होता है। जबकि जब वो लोग चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों को जमीन दे सकता है बिना किसी जवाब के। ये जमीन दे, ये दिया है जमीन, उसका अलॉटमेंट है। अच्छा, दूसरा एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा, इस जमीन को अलॉट करने में बहुत बड़ा साजिश रखा। ये बेकन मोड़ है जिस पर अभी एक होटल तामीर है। ये सरासर सरकारी जमीन पर होटल किया है। उन्होंने एक साजिश ये की है। मैं आपको लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन, ये लोकेशन है बेकन मोड़ पर है। बेकन मोड़ मैंने पेट्रोल पंप का ये एक तहसीलदार ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है और सरकारी जमीन पर उस दूसरे को दिया है, तो दूसरे का जमीन खुद ने लिया है। इस सिलसिले में मैंने SSP को ये भी लिखा था। SSP को लिखा था, वो साबिका SSP को खुद मेरे साथ जाकर मौके पर देख के आया। फिर उन्होंने FIR लगाया नहीं लगा। मैं कम से कम 15 से 20 बार उसके पास जा चुका हूँ, साबिका CC के पास, SP के पास। उससे बोला जनाब आपने FIR लगाया है तो मेहरबानी करके मुझे सिर्फ FIR नंबर ही बता दो, ताकि मैं अपने यार दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को दिखा सकूं कि मेरे मेहनत रायगान नहीं जा रही है, मैं कर रहा हूं, मैं फॉलो कर रहा हूं। लेकिन नहीं गई। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सरकारी लैंड स्केम है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा
हमारा पूर्वथंग का तकसीमकारी का सिलसिला शुरू हुआ था। पूर्वथंग में सरकारी लैंड का तकसीम हो गया, तो उसमें सरकार ने जिसको जितना देना था वो सब बातब तक कागजात पर उन्होंने तहरीर किया है कि शिल्क को कितना मिलना है, और पुएन को कितना मिलना है, बरू को कितना मिलना है, वो सारे मेंशन है। उसके बाद उन्होंने एक और बहुत बड़ा प्लाट है, प्लाट तो ये मामूली नहीं है, कितना सरकारी जमीन है ये, तो आप इधर देख सकते हैं 64 कनाल, 8 कनाल, 75 कनाल, 67 कनाल, 163 कनाल, 230 कनाल, 30 कनाल, ऐसा ऐसा सरकारी, ये सारे सरकारी जमीन उन्होंने बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सारे घपले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजिम सबसे ज्यादा मुलव्वस है इसमें। मेरा तो उन्होंने ऐसी हालत किया है, अब इतना पड़ेगा तो हम सबका वक्त जाया होगा। आप अगर आप लोग किसी को इसका फोटो कॉपी की जरूरत होगा तो आप ये कर सकते हैं। इसी तरह कबाड़ी नाले में बहुत सारे लोगों को वहां पर परमिशन नहीं है कंस्ट्रक्शन करने के। कल बहुत बड़ा हादसा हो गया, उसके जिम्मेदार कौन होते हैं? न किसी रेस्पोंडेंट के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज होता है। अगर उसकी जगह पर किसी गरीब ने व्हाट्सएप पर कुछ थोड़ा बहुत लिखा होता तो इस वक्त थाना पूरा भर चुका होता है गिरफ्तार करके। अभी कल 3 मकान वहां पर ढह गया, उनमें से किसी को भी वो नहीं है, परमिशन नहीं है। मेरे पास कागजात पेंडिंग, सारे पेंडिंग जिनको मिला है वो सब डाला है। जिनका जो कल कोलैप्स हो गया है, उसमें नुकसान हो गया है, पेंडिंग है इनका। 2018 तक पेंडिंग है। पेंडिंग क्यों है? पेंडिंग इसलिए है कि इनका वो ऑनरशिप गलत था। ऑनरशिप गलत था वो तो उस वक्त हो सकता है परमिशन देने वाला ऑफिसर कोई या ईमानदार रहा होगा तो ठीक है। अभी इसका क्या हालत है वो हम नहीं बता सकते। 2018 तक तो इनको कोई परमिशन नहीं दिया, तो रिजेक्ट हो गया। लोगों ने 22 ने किया, 22 तक परमिशन नहीं, 22 ने हमने अटे की, 22 ने तब मोमो जिन्हें कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, अब ये अधूरा रह गया ना हमारा कुर्बाथांग वाला मसला। अब इसमें क्या क्या है, इस कुर्बाथांग का तकसीम हो गया। मिसाल के तौर पर छोस्कोर के 400 चूल्हे को उन्होंने 1000 कनाल अलॉट किया है। उसके साथ में मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ, उसके साथ दूसरा गाँव पोइन को 700 कनाल जारी किया है सरकारी तौर पर। जब उन्होंने, उनका नियत उस वक्त से खराब था, उन्होंने बीच में किसी के बीच में 10 कनाल, किसी के बीच में 5 कनाल, हर हालत में उन्होंने छोड़ा है। बाद में उन सबको उन्होंने इंतकाल किया है। इसका अब ये है, ये चुमंडा किसी के हाथ में नहीं होगा। इस वक्त आप कम से लाख रुपया वर्थ है, आपको ये हाथ में नहीं आएगा। ये चुमंडा बताइए इसका, ये कुर्बाथांग का कंप्यूटराइज्ड है। इस वक्त आपको ये खाली नजर आ रहा है, ये खाली नजर आ रहा है, ये खाली नजर आ रहा है। आप आज की तारीख में आप इसका नकल निकालेंगे तो इसमें एक टुकड़ा भी खाली नहीं होगा। ये सरकारी तरीके से नहीं हुआ। सरकारी तरीके से पहले जो होना था वो 2015 में हो गया है। उसके बाद कोई सरकारी तरीके से इसके दोबारा बंटवारा नहीं हुआ, ये सब आप जानते हैं। मगर ये जो उसके बाद में जो बंटवारा हो गया वो अंदरूनी तौर पर बंटवारा हो गया, उसमें बहुत सारे एसीआर मुलव्वस है, इसमें तहसीलदार मुलव्वस है। इसीलिए तो उन्होंने अपनी मर्जी के तहसीलदार इधर कई साल तक इंचार्ज बना के इधर रखा है। अभी उल्टा होता है। इसी सिलसिले में हमने साबिका सीसी को एप्लीकेशन लिखा था, जिन्हें आपने इतना जमीन आपने यार दोस्तों में बांटा है, अब इसके अलावा जो हमारे नजर में नहीं आया और कितना डाला है, तो वो मैंने वो चिट्ठी लिखा था हमारे एहसान अली के नाम पर। तो 3 दिन के बाद इसको घर से उठाया, करगिल चौकी में 4 घंटा रखा, बिल्कुल बाथरूम में बंद करके, वहां से बिना किसी को बताए बरू में ले गया। फिर बरू से चौकी से भी गायब करते इसको 6 घंटा ये बिल्कुल घर से बाहर लापता हो गया। जब मैंने इधर उधर जोरदार ये करके मैंने पैगाम भेजा, भाई हम मीडिया के लेकर आएंगे तब इसको बाहर निकालें। इसको क्या उस वक्त क्या बताया इसको बताया तुम्हारा अंगुली काटेगा, अभी मैं छोड़ रहा हूँ, बड़े बड़ों के साथ नाम नहीं लेना है। तो बड़े के साथ किसका नाम लिया था? हमने बोला सब जनाब ये जमीन आपने अपने यार दोस्तों को दिया है, ये जमीन आपने यार दोस्तों को दिया, और कितने यार दोस्तों को आपने दिया है उसका हमें डिटेल चाहिए, इतना ही बोला था हमने। तो तीसरे दिन इसको
पुलिस के जरिए डिटेन किया, 6 घंटा 12 डिटेन, बड़ी मुश्किल से इस पे जान छूटा। बाद में पुलिस वाले ने बोला भी, अगली दफा तुम्हारे जेब में ड्रग्स या चरस डाल के हम गिरफ्तार करेगा, फिर जिंदगी भर तू बाहर नहीं आएगा। ये हालत हमारा कर दिया। अब ये बेईमान कौन कर रहे हैं कौम के साथ? हमने आरटीआई का गलत इस्तेमाल कैसे, किससे एक पैसा मांगा, जबकि आरटीआई का गलत हमने एसएसपी के सामने रखा हुआ है। इससे बढ़कर हमारे पास क्या है? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आता है उसका हम जांच करता है कि सही है कि नहीं, गलत में किसी के साथ अंगुली, किसी के इज्जत पर डाका डालना अच्छी बात नहीं। हम छानबीन करते, कागजात रख कर उसको एसपी को लिखे हुए एप्लीकेशनों में भी कम से कम 20 से 25 पेज प्रूफ होगा, उसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन, हर एक एप्लीकेशन में इतना कॉपी इसमें इंक्लूड है। अभी जाकर आप देखो, बिल्कुल उसमें एक वो नहीं है। हम इसमें कैसा ये लोग बेकन में इसमें लिखा है, बेकन वालों ने बेकन मोड़ का चौड़ाई बढ़ाया। उस वक्त इस बंदे का जमीन इसमें मुतासिर हो गया, तो इसको 10 कनाल जमीन की जरूरत है। ये तहसीलदार ने चिट्ठी लिखा। उस वक्त तहसीलदार कौन था ये आप सब जानते हैं। उस तहसीलदार ने चिट्ठी लिखा कि मोहम्मद यूसुफ वल्द खलील लम को सकत, उसका जमीन इतना 10 कनाल 10 मरला जमीन बेकन पजरोड यानुक शामिल बसुक लिहाजा था वे हवा से में दूसरा जमीन जगह मिलना चाहिए। तो उसी वक्त फटाफट तहसीलदार साहब ने ये 8 मरला जमीन उसको खसरा नंबर, सरकारी खसरा नंबर 664 में से उसको जारी कर दिया है। उसी 664 पर जारी किया था। अब मैं इसको आप एक दूसरे तरीके से समझाऊंगा। है ये मोड़ घूम कर हम उधर कुर्बाखान की तरफ जाता है। यहाँ पर ये होटल तामीर किया है। ये है 199 ए ग्रोपा, ये कम से कम 10-15 नफर का जमीन है। हर करो ये पीओके है। ये दरखास्त लिखने वाले पीओके वाले हैं। पीओके वाले लिखता है जनाब हमारा जमीन उसमें गया, आप उसके बदले में हमें दूसरी जगह पर जमीन दे दो। तो डीसी लिखता है ठीक तो कोई बात नहीं, हम आपको 8 मरला जमीन देगा। जमीन अगर ये बीकन मोड़ में वुडलिंग करते वक्त अगर बीकन वालों ने जमीन काटा होगा तो किसका काटेगा जमीन? 1199 वालों का काटेगा, 199 वालों का। और ये पीओके वाले का जमीन तो इसके बाद में आता है। तो ये जमीन जो होटल का जमीन जो है वो पीओके वालों ने हासिल करते हैं। आप खुद समझ सकते हैं, पूरा कागजात बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारा जमीन जाने का मुतालबा किसने करना चाहिए था? इन लोगों ने। ये लोग खामोश है। इनकी जगह पर किसी ने एनक्रोच करने की कोशिश किया। अभी आप देख सकते हैं वहां पर पिलर लगे हैं, फिर उसे पेंडिंग रखा है। वो जमीन जाना था, उसके बदले पर वो छोड़कर इनका जमीन यहाँ पर कैसे गया है? यही बहुत बड़ी फ्रॉड हमारे साथ हो रहा है। लेकिन वो ब्लेम करता है हमारे ऊपर। ये लोग आरटीआई इस्तेमाल करते हो आरटीआई इस्तेमाल करते वो करते। हम उन लोगों के लिए पैगाम देना चाहते हैं, आप एक अच्छा नागरिक बन जाओ, एक अच्छा ऑफिसर बन जाओ। अपने रिश्तेदारों हो या आपके रिश्तेदार होगा तो उनको समझा दो, आप ऐसे गलत काम मत करो, मेरा वर्दी की इज्जत रखो, मेरा लिहाज रखो, ऐसा सूरा आप उनको दे दो। और हमारे खिलाफ ऐसे गनावनी साजिश करने के बजाय आपको ये शुबा नहीं देता आप जैसे सरकारी ऑफिसरों को, ठीक है ना? हम में से किसी को पता नहीं था कि आज तक एजुकेशन में कम से कम 400 से 500 टीचर मुफ्त की तनख्वाह खा रहे थे। मुफ्त की तनख्वाह खा रहा था। गुज़श्ता कई साल जब से कौंसिल तश्कील हुए तब से बहुत सारे सरकारी मुलाजिम हमारे स्कूलों को हैरान करके जम्मू में सिनेर में मकान बना रहा है, कोई करगिल में दुकान लगा के बैठा है। ये हमारा सर नाइंसाफी में तो क्या है, आज तक किसी ने निकाला नहीं निकाला। मैंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को लिखा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर को लिखा तो वो कहता है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, या आपके कौंसिल से आर्डर आता है। मैं कौंसिल के पास गया, जनाब आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका कोई भी एक भी बच्चा हमारे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ता। आपके बच्चे बहुत महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उधर आप हमारे बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? उनको तो बिल्कुल पारा चढ़ गया। अब उन्होंने कहा तो आप जाना चाहते हैं जाओ। मैंने डायरेक्ट फिर मैंने आरटीआई डाला, उसमें आरटीआई डाला तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया।
फिर यहाँ पर अल्लाह के फजल से एक बहुत बड़ा डायरेक्टर इधर तैनात हो, मैं उसके पास जो जनाब इसका असली पब्लिक अथॉरिटी तो ये चीफ एजुकेशन ऑफिसर था, वो तो हमारे साथ बात नहीं करता, आप मेहरबानी करो, हमारा रहम करो हमारे बच्चों पर। अब जैसा ऑफिसर यहाँ तैनात हुआ है तो हमारी ये हालत है, तो उसने रातों रात निकाला। अब मेरे हाथ में तो नहीं है, अब मेरे ऊपर तो तुम्हारा कौंसिल वाले हावी हो जाते। उसने ऐसे ऐसे गुरु मुझे सिखाया, मैं वही गुरु मैंने रातों रात गवर्नर को फेंक किया। गवर्नर के रातों रात वहां से जवाब आया, रातों रात जवाब आया, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन पूरा बाजार करगिल हिल गया। आप सब जानते हैं उसी वक्त 192 टीचर का लिस्ट मंजर आम पर आया था। फिर भी उन्होंने बहुत सारे टीचर जो असर रसूख रहता था या कौंसिल वालों का या क्या बोलता है उनका ये कौंसलरों का रिश्तेदार लगता था, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट का बीवी है, उस कौन नहीं था जनाब, बहुत सारे लोग उसमें मुलव्वस। उनको छोड़कर जो गरीब था जिनके पीछे कोई ज्यादा नहीं था, उसका 92 नफर टीचर का उन्होंने लिस्ट निकाला, उनको फटाफट डिटैचमेंट का ऑर्डर निकाला। फिर मैंने यहाँ से फिर गवर्नर को लिखा। ऐसा गवर्नर हमें बहुत फुर्सत से और नसीब से मिला है। रात को आप यहाँ से मेल कर दो, घंटा 1.5 घंटे के बाद उसके मेल का जवाब आता है। हमको इधर घर में पहुंचे बैठे बैठे में उसका मेल का जवाब आता है। तो ऐसे गवर्नर के लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह इन जैसे गवर्नरों को लंबी उम्र दे और हमारे यहाँ पर बहुत देर तक इसको मुसल्लत रखे। तो बाकी उसका ज्यादा कसूर नहीं है, उसका जो उसकी नॉलेज में आता है उस पर वो बिल्कुल फौरन एक्शन लेता है। यही सबसे बहुत बड़ी पहचान उसकी है बी.डी. मिश्रा साहब की। तो जब मैंने रात को फिर दूसरा उसको कमिश्नर सेक्रेटरी को मैंने एप्लीकेशन लिखा, जनाब इसमें सिर्फ 192 नफर आया, बाकी नहीं आया। तो फिर उसके बाद डायरेक्ट कितना निकला, ये डिटैचमेंट ऑर्डर निकाला। फिर उसके बाद कम से कम 291 टीचरों का फिर निकल गया। उसके बाद अभी आप लिस्ट देख सकते हैं, मेरा लिस्ट नहीं है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। और अपने यार दोस्तों को घरों में रखने के लिए, अपने यार दोस्तों को बिना काम किए तनख्वाह दिलाने के लिए उन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी जो हर 3 साल के बाद या 2 साल के बाद ट्रांसफर पॉलिसी होता है, उसको बंद करके 2021 में उसका डेट एक्सपायर हो गया था ट्रांसफर पॉलिसी का, वो उसको बंद करके उन्होंने ऐसी हालत मचा के रखी है करगिल में। क्या करेगा अभी हमारा ये एपेक्स जरिए बोलता है हम बेरोजगार के कब्जे में नहीं रहेंगे, हमें जुल्म हो रहा है, लद्दाख पे दुख दर्द लद्दाख ही जानते हैं। वो कौंसिल में लद्दाख ही नहीं बैठा तो क्या वो गुजरात का कोई बैठा है इधर, उसको जब हमारे ऊपर हमदर्दी नहीं है तो उसमें और उसमें क्या फर्क है। तो ये हालत हमारा हो गया है। अभी भी अल्लाह के फजल से एजुकेशन डिपार्टमेंट की सारे टीचरों को डिटेक्ट करने में मुझे 99% कामयाबी मिले। ये गवर्नर साहब की मेहरबानी की वजह से मिले हैं, हम उसके मशकूर व ममनून हूँ और उम्मीद रखते हैं आइंदा भी वो हमारे काम आएंगे। इसके बाद आप जानते हैं अभी बहुत सारे टीचर है, उनका मरकज बना हुआ है, ये पॉइंट स्कूल है, गोंगमा स्कूल है, उसमें बहुत टीचर है ऐसे, तो कई सालों से वहाँ पर है। उनका दिखाने के लिए आज अटैचमेंट ऑर्डर निकलता है, दूसरे दिन कौंसिल वाले डिटैचमेंट ऑर्डर निकालते हैं। ये तमाशा तो हम कई सालों से देख रहे हैं। तो हमारे हालत इस नाजुक मरहले तक पहुंचा गया है। तो हम क्या करें, इसे हम आपसे तवक्को करते हैं आप लोग ऐसी घटनाओं को सरकार के सामने रखे। गाँव जो है आप लोगों से मुझे सिर्फ ये इतना शिकायत है कि आप गाँव नहीं आते हैं। ग्रूम रियासती देखो अभी अगर पीएमजेएसवाई की हालत देखना है तो आप थोड़ा एक दिन चल के इधर गोंखा रोड में जाओ। अगर पीडब्ल्यूडी एसबीडी संघ का हालत देखना है तो आप हमारे टेम्पलेट में आ जाइए, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर इसी तरह हर गाँव में है उनकी हालत, हमें रोना आता है। जेजेएम का बहुत बड़ा डंडोरा पीटा जा रहा है, डंडोरा पीटा है, बीजेपी गवर्नमेंट पीटता है, लेकिन कसूर उनका नहीं है। उन्होंने लॉन्च करके इधर दिया तो हमारे ऊपर कौन है सबसे बड़ा, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव, हमारा लोकल गवर्नमेंट है, हमारे सीसी साहब, वही इन सब पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास है ना। तो ये डीसी और एसएसपी तो उनको मुंशी बना के बैठा है, मुंशी के अलावा उनको मुंशी से ज्यादा उनका कोई इज्जत नहीं, मैं सही बोलता हूँ।
अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग टोक सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद शायद हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है। खुसूसन हमारा जीना दोबार हो गया है। इसी वजह से होगा। मैं आपको दो चीज पर्सनल बताऊंगा। 2022 में इसी तरह में हर सरकारी मुलाजिम जो ऐसी घटनाओं में शामिल होता है, उन सब का मेरे ऊपर गुस्सा है, अभी भी है बहुत सारे। लेकिन अल्लाह के फजल से कम 100 टीचर अगर मुझसे नाराज है तो 2500 टीचर अभी मेरे फेवर में मुझे मुबारकबाद देता है, आपकी वजह से ये हो गया। हाँ, कुछ होता है मालूम, हम सबको खुश तो नहीं कर सकता है। इसी तरह बहुत सारे पुलिस वाले हमसे नाराज है। तो कम से कम 90% पुलिस तो अच्छा है। अभी मैं एसएसपी साहब के पास गया है, अभी उसको आए हुए ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने हुआ है, उसके सामने रखा है जनाब साबिका एसएसपी ने, तो ये हालत कर दिया है। अब हम ये आपके पास डाल रहे हैं, तो उसके पास डाला हुआ है, उसके बाद मुझे जाने का फुर्सत नहीं हुआ है। इसी तरह डीसी साहब भी हो सकता है हमारा काम करें, उसके पास भी मैं एक बार गया था। एक चीज़ है, हमारे यहाँ से ये गवर्नर साहब के कान में सही जो इन्फॉर्मेशन वो नहीं जा रहा है। एक दिन ये राजभवन में, पिछले साल राजभवन में मैं गवर्नर से मिला। यहाँ पर एसएसपी था, यहाँ पर डीसी था। तो मैं बोला जनाब अब ये अटैचमेंट का थोड़ा मसला रह गया है, आप मेहरबानी करके इसको सॉल्व करें। तो वो आज की तारीख में अगर एक टीचर अटैच पर होगा, मैं आपको इनाम दूंगा। तो गवर्नर साहब को इतना इश्योर दिया हुआ है उन्होंने कि मतलब ये आपके उधर से ऑर्डर नंबर 43 निकला था शायद, उस सिलसिले में गवर्नर ऑफिस से ऑर्डर नंबर 43 के निकलते ही यहाँ पर एक भी टीचर अटैच पर नहीं है। तो गवर्नर को इतना तक बस वो दिया हुआ था। तो गवर्नर साहब ने खुद बोला अब कल उन टीचरों का नाम, एक टीचर का नाम बताओ। मैं डायरेक्ट मेरे जबान से निकल गया, कांग्रेस प्रेसिडेंट की बीवी अभी कहाँ पहुंच गया इधर अपने ड्यूटी पर, वो तो 2014 से बिल्कुल गायब है। मेरे मुंह से निकल गया, जो सबसे ऊपर था क्या गश्ती से वो निकल गया। फिर जब मैं दूसरे दिन मैंने उन टीचरों को लिस्ट लेकर मैं डीसी साहब के पास गया, तो डीसी बोला मैं तुमको अंदर कर दूंगा। मैंने बोला जनाब आप बड़ी शौक से मुझे अंदर कर दिए, कोई बात नहीं, अगर मैंने गलत किया है, किसी पर ब्लेम लगाया तो ये देखो ये टीचर। उसी वक्त सीओ ऑफिस को फोन बुलाया डीसी ने, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। ये तो मैंने डीसी तक को, गवर्नर साहब तक को मैंने एश्योर दिया है कि आज की तारीख में एक भी टीचर अटैच पर नहीं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ। अब 24 घंटे के अंदर वेरीफाई करके मेरे सामने लाओ। फिर हमारे घर में रात को धमकाए ये लोग। अब ऐसा इस हद तक मत करो। ये कोई प्रेग्नेंट है, कोई माजूर है, ऐसे डॉक्टरों से सरफेल लेके रखा है, वो है ये है। तो हमने देखा तो ऐसे फ्रॉड सरफेल रखा है कोई। मुझे चलने की बीमारी है, मुझे वो बीमारी अस्पताल के साथ बैठने की बीमारी है, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड। चलो खैर 10 से 15 नफर ये माजूर हो सकते हैं, उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन जो हच्चे कट्टे हैं उनको तो हम इस तरह मुफ्त की रोटी तो नहीं देगा। ये हमारी जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि हम शहरी हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम इस रियासत को अपना ये ताउन देते हैं, वोट डालते हैं, हम जमहूरियत में उनका साथ निभाते हैं। यही हमारे है ना हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यही रहा है खूबी। तो इसके साथ मैं दूसरे पॉइंट पाऊंगा, आप कुछ देर के लिए बंद कर दें। जैसे कि आप सब जानते हैं 2019 में कोविड नाम का वो मर्ज जो फैल गया दुनिया में, उसी तरह हमारे करगिल में भी इसका वो वबा फैल गया। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से पैसे का इतना हेर फेर हो गया करगिल में कि अब देखा नहीं जाता है। उसमें सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि 20 होटल वाले, ये 20 होटल में आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये 20 होटल वाले हैं। उन सब के ऊपर हमारा डिप्टी कमिश्नर था साबिका, वो था। उसके बाद अकाउंट ऑफिसर डीसी ऑफिस था। उसके बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, 5 ऑफिसर ने 20 होटलों के साथ मिलकर करगिल का दिवालिया निकाल दिया है। करगिल का दिवालिया एक बिल 2,72,00,000 रुपए का एक ये ज्यादा से ज्यादा एक महीने का बिल है। आप देख सकते हैं इन होटलों को
हमारा कितना पिलग्रिमेज जो हज पर गया कितना आया था, हमारा हिंदुस्तान का, हमारा करगिल का मेरे ख्याल से 448 ऐसा कुछ था। 448 को अगर आप 448 डॉक्टर के साथ किसी होटल में बैठाएगा भी 2,72,00,000 रुपया एक महीने में पेमेंट नहीं हो सकता है। इतना पेमेंट उन्होंने किया है। उसमें मैं बोल रहा हूँ टूरिज्म, ये हमारा एडी टूरिज्म मुलवस, ये हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर मुलवस, और ये हमारा डिप्टी कमिश्नर साबिका बशीर हक चौधरी मुलवस, उन्होंने ये हालत कर दिया है। ये मैं दिखाने के लिए लाया हूँ। अभी ऐसा बहुत सारे हैं, ऐसा बहुत सारे। अब दूसरा एक अहम बात, किस हालत में हमारे साथ धोखा हुआ है, अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये द्रास का एसडीएम लिखता है, जनाब हमारा 88 लाख रुपया कहाँ से कहाँ तक, 11 अप्रैल 2013 से नवंबर 2020 तक 88 लाख रुपया हमारा खर्चा हुआ है। मेहरबानी करके हमारा 88 लाख वागुजार किया जाए। या 88 लाख रुपया एसडीएम द्रास ने निकाले हैं। क्या कि पैसे पर बिस्तर बनाया था, क्या बनाया था द्रास में, ये हम जानते हैं। मुझसे बेहतर द्रास वाले मोमिनीन, द्रास वाले अच्छा खासा ले रहे हैं, वो लोग जानेंगे। अब वो काफी ले सकते हैं हमसे, है ना। बिस्तरा करियो बिस्तरा। तो इनके साथ एक बहुत बड़ा यह सरकारी ऑर्डर नंबर 256 DC 2021 से अभी मिल और ये निकला है करगिल कंस्ट्रक्शन ग्रुप, जिनके हाथ में करगिल हाउस जम्मू, करगिल हाउस श्रीनगर चल रहा था। Hiring of materials to Kargil House Jammu for the stranded passenger during the evacuation process. दौरान कोरोना अनु थिंचा मैट्रेस किराए पर लिया, कितने का? 9 लाख 12 लाख 12,000 लाख 1,26,000 का मैट्रेस किराए पर लिया है। एक रात में 1,26,000 का मैट्रेस किराए पर लिया है। डेवलपमेंट ऑफ मेन पावर वाइज कुक कोलखंड कुक जाते थे, उसमें कोई क्या रखा होगा उसका, उनको 6,000 बनता है। 1,88,000 रुपया करगिल हाउस में हमारे कितने मुसाफिर वहां पर स्टैंड हुआ था, हम सब जानते हैं। जो जो मुसाफिर था उन सबको जगह जगह इकट्ठा करके एक एक दो करके करगिल पहुंचाया था। नहीं, अगर ये पैसा को मैट्रेस खरीदता हमारे करगिल के किसी गरीब को दोबारा जाने के बाद उधर सोने का तो काम आता, किराए पर लाने की उजात क्या है, परचेज करके लाओ कम से कम। हमारे चलो कल में ही जाओ करगिल, उसी बेड पे दोबारा सो सके। बहुत कमाया उन्होंने। देखो अब ये करगिल कंस्ट्रक्शन ग्रुप, अच्छा करगिल कंस्ट्रक्शन ग्रुप क्या, उसने वो आपको मैंने दिखाया। आप सब जानते हैं सोनामार्ग के किसी होटल में हमारे कितने बंदे रुका होगा रात में ही, मैं ज्यादा से ज्यादा एक दो कुछ दिन, 1-2 दिन के लिए, नहीं तो वहां से सरकार ने पूरा उनको उठाया है। खाली ये सन बार वियो होटल एंड रेस्टोरेंट के नाम पर 18,37,000 का पेमेंट किया है। यहाँ से 18,37,000 का पेमेंट सोनामार्ग की इस होटल के नाम पर किया। सोना खिलाया था, जो मुसाफिर उसमें फंस गया था उनको या तो सोने का सूप पिलाया होगा या चांदी का खाना खिलाया होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं फिर करगिल के होटलों को कितना उन्होंने पेमेंट किया होगा। करगिल के होटलों का मैंने अभी आपको देखा था, एक ही पेमेंट 2,72,00,000 रुपया, एक ही पेमेंट 2,72,00,000 रुपया। ज्यादा से ज्यादा 448 हाजी हमारा हुआ था, उसके ऊपर 1,000 हमारा स्टूडेंट रहा होगा, उन सबको यहाँ पहुंचाया था। ये बात सही है, होटलों में ठहराया था, 15 दिन क्वारंटीन कराया था उनको। हर होटल में इतना तो रखा नहीं था, उन्होंने 10-10 पन्ना करके रखा था। उनका 2 करोड़ रुपया कैसे बनता है? ये सारे कुछ हो गया। अब इन सबको हमने ये सारे आवाज निकाला था, तो हमें खामोश कराने के लिए खामोश कराने के लिए उन्होंने बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए हैं। अभी जब हम अपने ज़रूरत के तहत थाने में किसी किस्म का एप्लीकेशन लेके जाता है तो वहां पर तो एसएचओ पहले से तैयार होता है कि गाली गलौज करने के लिए। मेरे साथ ऐसा हो गया है। मुझे याद है 29 मई 2020 को मैंने किसी के खिलाफ करगिल थाने में, उस वक्त हम करगिल थाने के अंदर आता था, वहां पर एप्लीकेशन डाला।
वहां पर एप्लीकेशन डाला तो एसएचओ बोलता है आप कल सैटरडे या संडे है, आप मंडे आ जाओ, मंडे में हम कार्रवाई करेंगे। मंडे को मैं गया तो वहां से मेरा एप्लीकेशन उसने वापस दिया। मंडे को गया तो वापस गया, आपको कोई एफआईआर यहाँ पर कोई दर्ज नहीं करेगा, नहीं होगा, आप जहाँ जाना है तो जाओ। मेरे साथ ऐसा पुलिस वाले सलूक कर रहे हैं। तो मैंने वो पी लिया। फिर आपने तारीख को याद करने 29 मई को, फिर 20 जून को मेरे ऊपर एक लड़की को छेड़ने का जारिज लगाकर एफआईआर लगाया मेरे साथ। पुलिस ने किया है, बहुत कुछ किया है, एफआईआर लगाया मेरे ऊपर। अल्लाह के फजल से जज के सामने उनका वो टिक नहीं सका और बिल्कुल बरी जमा करके मुझे दिया। अभी 24 अप्रैल को मैं शंकु था, अभी हम शंकु थाने में आता है, शंकु पुलिस चौकी में, वहां पर मैंने फिर ये सरकार का मामला था, फिर घोटाले का मामला था, वो एप्लीकेशन लेकर वो एसएचओ के पास गया। बोलता बहुत गाली गलोच, ऐसा गाली गलोच, मैंने समझ लिया कि ये सब मेरी इन कारतूतों की वजह से मेरे साथ हो रहा है। ऐसा हो गया मेरे साथ। मेरा कंप्लेन जमा नहीं किया वहाँ पर, मेरे साथ बहुत गाली गलोच किया। बोलता है तुमने किसी वकील से लिखवाया है, अगर तुम में लिखने के दम है तो यहाँ पर कागज कलम ले लो और लिख लो। उस चौकी अफसर ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया, ऐसा सलूक किया। मैं पहली बार उसके पास गया था, पहली बार हमने हमारे चौकी में एक दरखास्त दिया था। ये हालत, ये सब इन कागजात की वजह से है ना, बहुत सारे नीचे वाले तबके जो है कुछ हमारे खिलाफ है। तो हम ऐसे चीज़ों से डर के पीछे हटने वाले तो है नहीं। इंशाल्लाह मैं इससे आगे बढ़ चढ़ कर काम करूँगा। आप लोग चाहे तो मुझे डिटेन करो, मेरे जेब में चरस की पूरी डाल के गिरफ्तार करो, आप जो कर सकते हो कर सकते। आप आपके पास पावर है, आप कश कर सकते, करते रहिए। जहाँ तक मेरे दम में दम है, मैं ना इंसाफियों के खिलाफ लड़ते रहूँगा। जिस तरह मेरा लड़का, मेरा लख्त जिगर सरहद पर गैर मुल्की दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं, उसी तरह मैं इधर अंदरूनी दुश्मनों से लड़ रहा हूँ, या मैं लड़ते रहूँगा। मेरा 55 साल उम्र हो गया है। इंशाल्लाह अब 10 साल 15 साल जिंदा रहेगा तो मैं लड़ते रहूँगा। मेरे साथ आवाम का दुआ है, बहुत सारे मुझे दुआएं देता है, दुआओं के सहारे मैं जिंदा हूँ। तो इसका तो ये हालत हो गया था, 6 घंटा डिटेन किया था मुझे, तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा पुलिस ने खड़ा रखा, लिखवाया। ये दरखास्त अगर तुम लिख मेडल पर लिख सकता है तो मेरे सामने लिख के दिखाओ, ये भी कोई तरीका होता है पुलिस का? मुझे टेबल पर बैठाकर दरखास्त लिखवाया, ऐसी हालत मेरा हो गया। तो वो तो हमारा इधर का अफसर था। जब अप्रैल में शाम को चौकी में जाकर वहां पर तो उसका भी वही हालत, उसने भी कलम और पेन थमाया, लिखो जरा आपने, कौन कौन वकील तुम्हारे साथ है, कौन है। ये हालत तक मेरा उधर पहुंचा हुआ है मुझसे पहले, मैं पहली बार जा रहा था वहां पर। तो ऐसा मेरे साथ नाइंसाफियां हुआ, मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन मेरे खिलाफ हो गया। जब मैं वो 4 कंप्लेन एसएसपी के पास डाला था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई जो कुछ होना था वो मेरे खिलाफ हुआ। मेरे घर में पुलिस आया, मेरा बैंक बैलेंस चेक किया, मेरी बीवी की बैंक बैलेंस चेक किया, फिर मेरा प्रॉपर्टी चेक किया, फिर आसपास गाँव जाके मेरे बारे में पूछा। बहुत सारे जगहों में पुलिस जाकर मेरे वो लोग चाहते थे कि किसी भी हाल में मेरा कोई नुक्स निकल जाए और मेरे गिरफ्तार करके, ताकि ये जो एसएसपी के पास 3 शिकायत है वो बाहर ना आए। तो ये हालत हमारे हो गया है। तो ये उसके बाद तो जनाब हमारा कोविड के मसले में बोला, हमारे यहाँ एक कागज में मैं कल रात को देख रहा था, एक रोज 180 डॉलर को एक रोज का खाना खिलाए। आप खुद सभी जानते हैं 180 एक महीने के हिसाब से कितना हो गया, 18 से 54, और वही सिलसिला रहा है 3 महीना, 54 का 1.5 लाख। चलो अगर एक गाड़ी में भी एक सवारी लगेगा, कारगिल का कुल लद्दाख का आबादी 4.5 लाख, उसमें से कारगिल वाला अलग लाया होगा, कोविड चलो पॉजिटिव होगा भी, एक गाड़ी में एक सवारी भी लगेगा, 1.5 करोड़ कारगिल का आबादी है क्या? और उस ड्राइवर को एक रोज का खिलाया है 180 रुपए का खाना, 180 रुपए एक रोज का खाना खिलाया। एक रोज में 180 ड्राइवर आए हैं, महीने के हिसाब से हो गया 5400, और 6 महीने के हिसाब से हो गया लगभग 1.5 करोड़। इस तरह उन्होंने कोविड का पैसा निकाला। उसके बाद हमारा बादशाह साहब को एक चीज भूल गया,
एफसीयू में जब हम लोग दरख्वास्त किया, हमने एफसीयू को नहीं किया, हमने एसएसपी करगिल को किया। हमारा अभी तक 2 साल 3 साल हो गया, वो केस अभी तक बहाल नहीं हुआ। फिर हम लोग वहाँ गए, उसके बाद हम लोगों को भी वहाँ एसएसपी ऑफिस से फोन आया, जब साबिका एसपी था। हम लोग ने कानून का इज्जत रखा, कानून का एहतराम करके हम लोग गया थाने में। वहाँ जब हम पहुंचे, हम लोगों को वहाँ किसी दिन 3 घंटे वहाँ बंद रखा, बोला अभी आएगा साहब आपका रिपोर्ट लिखने। किसी दिन 4 घंटे रखा, किसी दिन 6 घंटे रखा। फिर बोला आप लोगों का अकाउंट नंबर दे दो, पैन कार्ड नंबर दे दो, आधार कार्ड नंबर दे दो। हमने सब दिया। चलो हमारे हम इनके पास कानून है, हमने कानून का एहतराम करके दिया। तो अभी 3 साल होने के बाद भी हमारा एक भी उसी कंप्लेन का अभी तक कोई एफआईआर नहीं आया। हमारा टीएफसी था, हमारा बिकन मोड था, हमारा पीएमजी था, चाहे हमारा कोविड का केस था, चाहे हमारा लैंड स्कैम था, सब हमारा एसपी कारगिल ऑफिस में अभी पेंडिंग है। अब हमको भी तौका हमें गवर्नमेंट से उठ गया। हम उम्मीद करते हैं हमारा यूटी लद्दाख के एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा साहब ने अच्छा काम किया है, मुझे हम अभी तक करके भी दिखाए। और आपकी इस मीडिया की जरिए जो हमारा ये बातें किया, इस पर आप वो लोग इक़दाम लेके आगे कार्रवाई करेंगे। और हमें इस तरह बेटे बेवकत इलीगल डिटेशन जो हम लोगों के साथ हो रहा है, हम लोगों के साथ जो ज़ाती दुश्मनी हो रहा है, ऐसे इंशाल्लाह नहीं होने, क्योंकि हम ये हमारे मैं और हसन माशा के लिए नहीं है, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के 2.5 लाख आबादी के लिए, क्योंकि हम सब टैक्स पेयर है। जब हम टैक्स पे करेंगे, उसी टैक्स में से हमारा कारगिल चलेगा, हमारे यहाँ फंड आएगा, बचत आएगा, उसी से हम आबाद है। जब हम इन चीज़ों पर जिक्र करेंगे तो हमें लगेगा कि हम कुछ हो रहे हैं। देखो अब हमारे घर में, हमारा एक एक के घर हमारा पीएम नरेंद्र मोदी भी देखने देगा, हमारे एक एक घर के घर हमारा साबिका जो एमपी है वो भी देखने देगा, हमारे एक एक के घर जो हमारा अभी का एमपी है वो भी देखने देगा। ये हम सब पब्लिक को, हमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि हम सिटीजन होने की, हम एक शहरी होने के नाते हम सबको जिम्मेवारी है। हमें भी अपना, जैसे हमारा हसन माशा साहब ने पहले बोला, जब हम जिंदा है, जिंदा के हमें कुछ सबूत देने, तो हम सब हम, क्योंकि हम लोग एक टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर होने के नाते हम सब पे फर्ज है। तो ये हमारा आज और दोबारा जो हमारा और भी काफ़ी बहुत से अभी है, जो हमारे नेक्स्ट आप लोगों के नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम, अगर हमारा अहलकाम ने इस पर कदम नहीं लिया, हमारे यूटी सरकार ने अगर इन पे एक्शन नहीं उठाया, तो आपके नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम बजरे पूरा हम डिटेल आएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एलजी ऑफिस ले जाके हम दोनों वहाँ धरने पे बैठने के लिए तैयार है। हमें ये हमने तय करके बैठा है। तो बाद में हमारा जिम्मेवार हमारे यूटी गवर्नमेंट है, इसलिए इन पे हमारा यूटी गवर्नमेंट का जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। शुक्रिया सर। उनको तो सरकार ने अवार्ड से नवाजा, बहुत ईमानदार माना, ऑनेस्ट माना। इधर आप जो है वो कपलों का ढेर क्रू के साथ, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये हमारे बदकिस्मती है। हम आदमी को परखे बगैर घर में बैठकर उसकी शक्ल को देखकर ये हम वो करते हैं। उसका जो हालात जो है वो उसके सामने जाने वालों को पता है। मैं जाता हूँ हर एसएसपी के पास, मुझे पता है कि उसने क्या किया है। ये उसके पास मैं कम से कम 4 से 5 बार गया दरख्वास्त जिना हमारा दरख्वास्त। उसका कहना यही था, नहीं ये जिम्मेदार अफसर का काम नहीं है भाई, आपने लिखा है कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे ये लगे हुए हैं। उसके बजाय उसने हमें कहा एप्लीकेशन लिखना आपका काम है, कार्रवाई करना नहीं करना मेरा काम है। ये उसका अवार्ड का या उसका हाई वाई का ये आखिरी स्टेज है। सर अभी तक आप लोगों ने जो कुछ आप लोगों ने इस करगिल की कौम के ऊपर विद प्रूफ दिया है, बहुत आप लोगों ने काफी परेशानी भी सहा है, लेकिन कुछ आपको उम्मीद की किरण भी आई है नई डीसी से, एसपी से कि कुछ एक्शन होने वाला है इंशाल्लाह। मुझे यकीन है आप क्या कदम उठाएंगे? ये एसएसपी साहब नए हैं, अभी उसको यहाँ पर तैनात हुए सिर्फ 3 से 4 महीने हुए। डीसी भी नए हैं। मुझे उम्मीद है ये हमारी तरह चोर फेंके से नहीं है, ये अच्छे खासे हैं। इनको मेरे ख्याल से ये हमारे कौंसिल वाले प्रेशराइज कर रहे हैं। मुझे 100% यकीन है, नहीं तो ये ऐसे रहने वालों में से नहीं है। मुझे यकीन है ये किसी भी वक्त ये जो कंप्लेंट जो हमने दर्ज किए वो सब निकालेंगे। अगर उनके खिलाफ कुछ लोगों का इल्जाम है आप दोनों पे, जी, ये ब्लैकमेल करते हैं, ये
आरटीआई से पैसा खाते हैं, तो इस तरह क्या कहेंगे? तो ऐसा अगर हम ऐसा करता था तो इस वक्त तो हम करोड़पति होते, करोड़पति। हमारे घर में कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट की हम हालत आज देख रहे हैं, उनके घर में 2-2, 3-3 जेसीबी खड़े हैं। आप लोगों को याद होगा, आप कौन कौन उसमें आरटीआई एक्टिविस्ट, खाली महाजन माशा तो नहीं है ना। आज मेरे से पहले बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट था, उनके घरों में अभी 2-2 जेसीबी खड़े हैं। और मुझे अपने इधर उधर जाने के लिए मेरे पास अपना प्राइवेट टैक्सी तक नहीं है। मैं अपनी जो कुछ अपनी जेब से खर्चा करता हूँ सब, ये कौम के लिए कर रहा हूँ मैं। मुझे ऑफर हुआ था 5-5 लाख का ऑफर हुआ था, ये पीएमजीएसवाई जो हफीज कंस्ट्रक्शन कंपनी, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट नासिर मुंशी के थ्रू मुझे पैसे का ऑफर हुआ। कोई भी पूछ सकता है, मैं नाम लिख के बोल रहा हूँ। मुझे पैसे का ऑफर हुआ, मैंने सोचा ऐसे पैसे खाने से लाने से मैं ये मामला एसएसपी के सामने रखूं। मैंने वही मामला एसएसपी के सामने रखा हुआ है। उसी हफीज कंस्ट्रक्शन ने मैं सरपंच और नंबरदार को 10-10 हजार रुपया देकर ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर दस्तखत कराया कि हमारा रोड बिल्कुल बढ़िया है। पुलिस वहां देखने के लिए आया, तोबा तोबा किया रोड को देखकर। जब 1 महीने के बाद फिर मैं दोबारा वो लोग मौके पर आया तो वो लोग बोलते हैं बिल्कुल आपका रोड तो क्लियर है, क्लियर है, तो आप क्लियर सर्टिफिकेट दे दो हमको, हम खामोश रहेगा। मैं इसका मतलब है कि मैंने आप पर इल्जाम लगाया है उस ठेकेदार पर और मुझे गिरफ्तार करो, मैं खिलाफ पर्चा काटूं। बाकी अगर जैसे किसी के खिलाफ कोई एविडेंस हमारा है, मुश्किल पे हमारे आगे हम लोगों ने कुछ खाया, किसी के खिलाफ एविडेंस हमारा वैसे करा कहीं प्रूव होगा, अब वो भी हमारे खिलाफ पर्चा लगा, हमारे खिलाफ एविडेंस किसी जाओ। हम लोगों ने आजम बादशाह और हम देखो ऐसा ना लिए आरटीआई और किस लोगों ने किया, हाँ आरटीआई का कहीं भी यूज किया होगा, हम किया होगा उन आदमी, हाँ हम लोगों ने, अगर हमने भी ऐसा ना लिया, हसन बादशाह ने कहीं किसी से कुछ लिया विद एविडेंस हमको आ जा, हमसे भी पूछो। अब ये देखो, ये जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था बरूट टैक्सी स्टैंड के पास जो राशन स्टोर था, वो उस बंदे ने मुझे पैसे का ऑफर किया। मैंने इससे बेहतर जाना कि मैं ये गवर्नर को लिखूं। ये गवर्नर के ऑफिस में गया, वहां से मारक होकर करगिल एसएसपी के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए, यहाँ से इन्वेस्टिगेशन होकर गया। फिर ये देखो, ये विजिलेंस वाले 5 बार एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 5 बार लिखता है, 5 बार लिखा है, ये आप देख सकते हैं 5 बार। ये हसन बादशाह का कंप्लेन है, तो 5 बार लिखता है जनाब हमने ये दरखास्त आपको भेजी, ये दरखास्त आपको दिया, ये आपकी ऑफिस से कोई जवाब नहीं आ रहा है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजीपी की ऑफिस से दस्तखत का, ये दरखास्त का जवाब नहीं आ रहा है। किसको नहीं आ रहा है? मुझे नहीं, विजिलेंस कमिश्नर को नहीं आ रहा है। तो हालात हमारे इस नाजुक मरहले में पहुंचा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एडीजीपी इसमें मुलव्वस है। एडीजीपी की टेबल तक ये दरखास्त पहुंचने नहीं दे रहे, ये आप समझा करो। हाँ, विजिलेंस कमिश्नर लिखता है डीजीपी को जनाब पुलिस के जरिए छानबीन करके लाओ, लेकिन ये दरखास्त दे जो यहाँ पर उनका नंबर 10 लगा हुआ है, यहाँ पर 5वां रिमाइंडर लिखा है, आप देख सकते हैं। ये डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये एडिशनल सेक्रेटरी विजिलेंस कमिश्नर यूटी लद्दाख, 5 चिट्ठी लिखने के बावजूद एडीजीपी की ऑफिस से इसका जवाब नहीं आता है। तो इसका मतलब आप सब जानते हैं क्या है। इसका मतलब कोई इसका कसूर तो एडीजीपी तो नहीं है। उसकी जब ऑफिस की टेबल पर एक चिट्ठी नहीं पहुंचे तो इसमें एडीजीपी क्या कर सकते हैं? ये सब निचले टैब वाले जो मुलाजमत होते हैं वो करते हैं। इसमें यहाँ से वहाँ तक वो ऐसे लोग मुलव्वस है। मैं एडीजीपी से अपील करूंगा कि आप अपने निचले उनके साथ थोड़ा नजर रखा करें, अपने ऑफिस में जांचा देखा करें मेहरबानी करके। हमें उम्मीद है। दूसरी अहम चीज है, मैं आपको कुछ दिन पहले मेरा आरटीआई का 2 एप्लीकेशन आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। ये मुतरिक छोस्कर में एक रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब छोस्कर मुतरिक में दरख्तों की हालत क्या है ये हम सब जानते हैं। मैं उस मौके पर गया, मौके पर जाकर मैंने देखा तो वहां पर 13 वृक्षांग है, पूरी 13 वृक्षांग की जगह पर 13 वृक्षांग है और 2 सफेदे के दरख्त है। उसका मुआवजा कितना बनाया आप जानते हैं? 21 लाख रुपया, 21 लाख बनाया होता है, 21 लाख रुपया। जब मैंने आरडी 0 से आरडी एंड तक उसका छानबीन किया तो 21 लाख रुपए का असेसमेंट बनाया है, जबकि मौके पर 13 वृक्षांग है। हमारी ये हालत है जनाब। छोस्कर मेरा गाँव नहीं है, लेकिन वहां पर दूसरे पब्लिक के साथ 17 नफर की वजह से पूरे छोस्कर पर ही इसका असर पड़ रहा है। इसी हमदर्दी में हमने
उस फॉरेस्टर को बोला, अपने तरीके से बोला, देखो भाई मैं तुम्हारा कंप्लेन गवर्नर तक जान डालने से पहले मैं तुमको इल्ला देता हूँ, 7 दिन के अंदर तुम इसका रेक्टिफाई करो। मैं मौके पर जाके देख के आया हूँ, वहां पर 13 रोकचांग है, 2 सफेदे के तरह है, उसका ज्यादा से ज्यादा 70,000 रुपये बनता है। तूने अगर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बनाया हो तो उसका ज्यादा से ज्यादा उसका पेमेंट 2 लाख रुपये बनता है। 21 लाख बिल्कुल हर हालत में नहीं बनता है। वो हमारे टर्म जैसे घने जंगलों वाली गाँव में नहीं बनता है इतना, 200 मीटर में 21 लाख रुपया। ऐसे ऐसे नाइंसाफियां हो गई। उसके बाद मैंने उसी ब्लेम की वजह से, आपने अभी कहा ये आप लोगों पर इल्जाम है कि आप पैसा खाता है, उसी वजह से आजकल हमें जो भी दरख्वास्त हम डालते हैं उसी के साथ सोशल मीडिया पर हम उसको लोड करते हैं ताकि आम जनता देखे। उसमें मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी लिखा था कि मैंने ये आरटीआई डाला है, मुझसे पहले आप जाकर चोर को पकड़ने की कोशिश करो। तो मैं समझूंगा मेरा हार हो गया। उस अगर मैं उनके साथ कंप्रोमाइज करता तो उसमें तो उस तरफ में तो मेरा हार होगा ना। जब वो लोग पहले ही जाकर चोर को पकड़ेगा, गर्दन पकड़ेगा, तो मेरा हार ऑटोमेटिक हो गया। मुझे उनके साथ कंप्रोमाइज करने के लिए फिर मेरा कुछ बचता ही नहीं है। फिर उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। आपको जानते हैं उसमें हमारे मरहूम शेख रजा का मकान लिया है खाली, उस रोड में 6 मकानों का असेसमेंट किया है उन्होंने। जब मैंने कल उनको आरटीआई लगाया, भाई तुम 6 पूरा स्ट्रक्चर का जितना आपने असेसमेंट किया है वो सब दे दो बोला, तो उसने बिल्कुल सबको बोल करके सिर्फ शेख रजा का घर जो उसका डिटेल इसमें डाल के मुझे भेजा है, क्योंकि शेख रजा का तो गया ना ऑलरेडी। आज जाके देखेगा तो उसका मकान उसमें रोड के अलाइनमेंट में आया था। तो उसकी आड़ में उन्होंने 6 मकानों का पेमेंट तैयार किया हुआ था, 55 लाख, 30 लाख, 32 लाख। ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। हाँ बेशक वो मेरा गाँव नहीं है, लेकिन छुटकुर की आबादी आप जानते हैं कितना, छुटकुर की आबादी ये 17 घर इसमें मोटिपले कर रहे हैं, तो छुटकुर की आबादी वो सारे इसमें मुतासिर हो रहे हैं ना। अगर उतने पैसे में वो सड़क और 200 फुट आगे जा सकता है, पब्लिक को, आवाम को फायदा मिल सकता है आगे जाकर। तो उसमें उन्होंने ये लिखा है, इसमें ये जो कल ही पहुंचा है मुझे बड़ी मुश्किल से यही डाला है। तो मैंने उस फॉरेस्टर को बोला था भाई तुम अपने तरीके से इस मामले को सुलझा लो। वो फॉरेस्टर बिल्कुल खामोश रहा। उसने वो 17 घरों ट्रीज के ओनर को बुलाकर मेरे साथ गाली गलौज किया, ऐसा गलत मेरे साथ सलूक किया उन्होंने। अल्लाह बेहतर जानता है, ये सब बोलने की चीज नहीं है। फिर उसके बाद मैंने डीफो को भी लिखा, तो उसने एक दिखावे के लिए चिट्ठी निकाला, जनाब एसीआर साहब हमसे थोड़ा गलती हो गया है, लिहाजा हम ये असेसमेंट दोबारा कराना चाहते हैं। उसमें क्या लिखा था, उसने दूसरा असेसमेंट तैयार करने के लिए एसीआर से उसने परमिशन लाया। एसीआर ने लिखा ठीक है आप दूसरा असेसमेंट कर सकते हैं, असेसमेंट करके अब मुझे यहाँ पर पहुंचा दो ऑथेंटिकेट के साथ। तो उसने क्या किया, उसमें 2 नफर का दर डालना उसके भूल गया था। ये तो मैंने कहा था उसको एक्चुअल दर का जितना बनता है वो रखो, बाकी सब काट के दोबारा असेसमेंट तुम यहाँ पहुंचा दो, नहीं तो एसीआर के सामने मैं तुम्हारा पोल खोलूंगा। मैंने डायरेक्ट कंप्लेन करना मुनासिब नहीं समझा, पहले उसको मौका दे, लेकिन आज 3 महीना से ऊपर हो गया वो बिल्कुल खामोश बैठे है। ये नाइंसाफी है जनाब। इन सब के साथ हम सबको लड़ना है, जब तक हमारे दम में दम है हम लड़ते रहेंगे। मेरे ख्याल से हमारा प्रोग्राम अब अख्ताम को पहुंचा है। आप में से किसी का अगर कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा साहब, अभी तक कितना डिपार्टमेंट्स का आपको सपोर्ट कॉपरेशन रहा है और अभी तक इतने आरटीआई साहब ने किए हैं? सपोर्ट तो अक्सर लगभग मैंने आरटीआई डाला 30-35 के करीब मैंने आरटीआई डाला, होम डिपार्टमेंट तक मैंने आरटीआई डाला। उसमें से कम 13 डिपार्टमेंट ने बिल्कुल मुझे नकार दिया। उसमें से ये एमजी नरेगा वाला है, एसडी ऑफिस है, वहां से बेकार कागजों का 7 बंडल उधर तैयार करके रखा था, बिल्कुल ना किसी फाइल का सर था ना किसी फाइल का पैर था। तो हमने उसको लेने से इनकार कर दिया था, उन्होंने मुझे नहीं दिया। ये अक्सर ये आरएमबी करगिल सिकंद यहाँ पर बहुत बड़ा गुंडागर्दी चल रहा है। यहाँ पर यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ रहा है। दूसरी अहम बात, ये लोग हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर, बाकी जो होता है वो
और वो लोग को मतलब फराहम करता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम तलब करते हैं अक्सर लोग देता है, उसमें से कम 15 से 20 डिपार्टमेंट ने अच्छा खासा हमारे पास कागजात पहुंचा है। हमारे पास है, हमारे पास आप लोग को किसी भी वक्त हमारे घर में आकर चेक कर सकते हैं, फाइल की सूरत में हम पूरा पैक करके रखा है। अभी उन्हों में से हमने ये कागजात छान छान कर निकाल के लाया है। अभी ये हम चाहते हैं ये SSP ऑफिस से ये 2-3 कंप्लेंट जो है वो मुद्दतों से इधर पड़े हुए हैं, 4 कंप्लेंट वो बाहर आ जाए और ये मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई हो, फिर उसके बाद हम दूसरा उसमें डालने के लिए तैयार नहीं, तो वहाँ पर अलमारी में सड़ने के लिए हम देने को तैयार नहीं है। बस आखिरी सवाल होगा, और सवाल होगा तो हमारे साथी आपको दे देंगे। जब से आप लाइमलाइट में आए इस RTI एक्टिविस्ट, तो काफी हमने भी कोशिश की कि यही सवालात आपसे करें, मीडिया में आपको लाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। 1-2 बार मैं और जिया साहब ने भी आपको काउंसिल सेक्रेटरीट पे भी मुलाकात हुई, उस वक्त भी आप भाग गए वहां से। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं आप बार बार मीडिया से भाग रहे थे, जो आपके ऊपर अभी काफी इल्जाम आते हैं ब्लैकमेलिंग को लेके, कंप्रोमाइज को लेके, तो वजह क्या रही होगी? आप आज पहली बार मीडिया फेस कर रहे हैं। आज पहली बार मीडिया के पर आने का मकसद में पहले शायद आप भूल रहे हैं, मैं पहले बता चुका हूँ कि आला पानी अफसर से बहुत ऊंचा हो चुका है। पहले अपने हिसाब से अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा करता था, अगर मेरे दिल में कोई जोर होगा या मैं किसी के साथ कंप्रोमाइज करना चाहूँ उसको सीक्रेट रखा जाता है। ये फेसबुक पर डालने का मतलब है कि ये पब्लिक का है, मैंने कोई छुपे चोरी छुपे कोई काम नहीं किया, हर कोई देखेगा, कल भी पूछ सकता है तो परसों तुम्हारे फेसबुक पर ये RTI डाला था, उसका क्या हो गया, यही पूछने के लिए, रिकॉर्ड पर रखने के लिए मैंने किया है, मतलब सोशल मीडिया पर रखा है। तो मैंने सोचा, मैंने पहले भी वो शायर आलस कर चुका हूँ, तो आप सबको बता चुका हूँ कि जब तक सोशल मीडिया पर आकर नहीं कहेंगे तो मेरा जो आदमी मैंने कहा वो कम से कम अनपढ़ से अनपढ़ अनपढ़ से अनपढ़ अभी भी सुनेगा, कम से कम तो उनके भी समझ में आएगा कि हमारे साथ हाँ ये हो गया है। बाकी मेरा लिखना, मेरे फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा 100-500 मेरा फॉलोअर होगा, वो पढ़ेंगे, उसमें से अक्सर हो सकता है अनपढ़ होगा, तो क्या समझ में आएगा। मैंने सोचा कि जब तक ये मीडिया का सहारा नहीं लूँ मैं कहीं पहुँचने वाला नहीं है, तो मैंने सोचा ये मीडिया ही वो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिस पर जाकर मैं उनके साथ ताउन करके अपना सरंजाम पूरा कर सकूं। J&K RTI एक्ट 2005 फिर एब्रोगेशन के बाद सेंट्रल RTI एक्ट, यही तो कौन सा बेनिफिशियल रहा आपको? ये सबसे बड़ी हमारे लिए बदकिस्मती है। पहले हमारे अपना RTI एक्ट था, जम्मू एंड कश्मीर RTI एक्ट 2009 शायद, तो सेंट्रल RTI एक्ट 2005 गिना जाता है। अभी जो हमारे हिंदुस्तान में RTI एक्ट लागू हुआ था 2005 में, तो उसके बाद हमारा अपना जम्मू कश्मीर का अलग RTI था, तो उसमें तो हमारा अपने पास कमिश्नर था। जब यहाँ पर ये पब्लिक अथॉरिटी हमको इन्फॉर्मेशन देने से इनकार करता तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठा था। यहाँ नज़ीर साहब बहुत साल उधर रहा, उसने बिल्कुल यहाँ से बड़े बड़े अफसरों को उधर खड़ा करके इन्फॉर्मेशन ला के दिया था। उसमें से एक ये हमारा ADP था उस वक्त का, ये गुलाब गुलजार साहब, उसको कई बार उसने इन्फॉर्मेशन कमीशन बुलाकर वहाँ पर उसने जानकारी दिलाया था। फिर अब्दुल गनी साहब था, गनी बट शायद ऐसा कुछ था, वो कल तक बैठा था जब तक हमारे जम्मू कश्मीर का मंत्री बना, उस वक्त तक वो था, बहुत अच्छा करके था। अभी हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी, हम अभी तो सारे पब्लिक अथॉरिटी को मालूम है, अब यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के बाद अपील करेगा। अपील भी किसके करेगा? अपील भी उसी के उस डिपार्टमेंट के सबसे हेड के पास अपील करना होता है, वो भी इग्नोर कर देता है इसको, तो उनको पता है वो भी इग्नोर करेगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में कमीशन में जाएगा, तो कमीशन में एक फेल के लिए 3 साल इंतजार करना पड़ता है। 2019 में हमने PNJSY के खिलाफ फेल सेकंड अपील दायर किया था कमीशन में दिल्ली में, वो 2022 में नवंबर-दिसंबर 2022, 23-24 में हेयरिंग हुआ था। तो 3 साल में तो ये अफसर कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, तो यही उनके लिए बहुत सहारे का सबब बना है ये पब्लिक अथॉरिटी के लिए। हाँ, वो लोग जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली जाएगा, दिल्ली में तो 3 से 5 साल लगेगा, उस वक्त तक मेरा रिटायर हो चुका होगा। इसी तो खूब में वो लोग अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, कोई नहीं देता अभी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी तक जो जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हैं उनसे रिलेटेड आपने RTI किया है कि नहीं? रिक्रूटमेंट हुआ है, अभी तक जो रिक्रूटमेंट हुआ है उनके रिलेटेड आपने RTI किया है कि नहीं? रिक्रूटमेंट हम लोगों को अच्छा, उसके रिलेटेड हमने कोई RTI नहीं डाला है।
अभी उनका पूरा सही जानकारी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो पहले आरटीआई डालने से पहले कम से कम 50%, 30% से 50% जानकारी हमको पहले अंदरूनी सोर्स से पता चलता है, ठीक है ना। जब तक अंदरूनी सोर्स से हमें पहुंचाता नहीं है, अभी तक मैं सही बोलता हूँ 90 से 95% मुलाजिम हमारा बहुत बेहतर है। वो लोग हमको बोलते हैं जरा हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रहा है, फिर हम छानबीन करते हैं। उस छानबीन के बाद हम सोचते हैं कि आरटीआई किस बेस पर उसमें डाला जाए ताकि हमको इन्फॉर्मेशन डालें। तो उस छानबीन के रोज से हम उसको कुछ हवाले देते हैं। हवाला देने के बाद बड़ी मुश्किल से वो निकल जाते हैं। जब तक किसी मैटर का हवाला नहीं दे वहां से कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं देता है। इसीलिए सबसे ये जरूरी होता है कि पहले इन्फॉर्मेशन निकाला जाए। जनरल पब्लिक का कितना कॉपरेशन आपको ओवरऑल इस मिशन में रहेगा? जनरल पब्लिक का इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जनरल पब्लिक मुझे बहुत सराहना करते हैं, दुआएं देता है। अपना मैटर बड़ी ईमानदारी के साथ मेरे पास लाता है। बहुत सारे गाँवों से मुझे फ़ोन आता है, जनाब आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता, हमारे मैटर को आगे पहुँचाएँ, आप ये करो, आप ये करो। पूरा पब्लिक का मेरे साथ ताउन है। थैंक यू सर, शुक्रिया जनाब। सर एक क्वेश्चन लास्ट आपको, आखिरी क्वेश्चन होगा सर। जिस तरह बीआरओ डिपार्टमेंट जो कारगिल में, अब पूरा ऑल इंडिया में आपको पता है कि ज्यादा करप्शन का हमने वहां सुना, तो कभी आपको इसके खिलाफ कुछ बहुत सारे हैं ना सर, मार उन पर कोई आरटीआई असर करता नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने आप को डिफेंस में बताते तो डिफेंस या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो या डिफेंस डिपार्टमेंट हो, कुछ महकमे ऐसे हैं जो सेक्शन 9 में पढ़ते हैं तो वो सब आरटीआई से बाहर होता है। तो बेकन वाले भी यही हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी जो हमारे हम लोगों ने मतलब इतना किया, आजकल हमारे सोशल मीडिया पे काफ़ी हाईलाइट है, काफ़ी हर जगह पता है आप लोग खुद, हमने पहले बोला मीडिया एक 4th पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो नेशनल हाईवे, जो जांस्कर नेशनल हाईवे, उसमें आज इतना बड़ा स्कैंडल काफ़ी हो रहा है हर जगह, क्योंकि कई जगह 40 फुट रोड नापा हुआ है, ज़मीन कैप्चर किया 35 फुट ही, 5 फुट बचा हुआ है। कहीं अगर किसी के 6 दरख्त जाना था, निशानी लगा है, नंबर लगा दरख्त 1 2 3 4 5 6, मगर उन स्पोर्ट एक ही दरख्त ले, फिर उन्होंने उधर से अपना कंपाउंड लगा के वो दरख्त मौका पे है। तो हम आप इस मीडिया की हमारे हम देखो, हम तो लोग यहाँ में बोल रहे हैं आप ये लोग ब्लैक में करते, वो भी करते, और मैं और हसन बादशाह ही चिल्ला के बोल के कहीं नहीं पहुंचेगा। हमारे यूटी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल काउंसिल और डीसी से रिक्वेस्ट है, जो हमारा नेशनल हाईवे जो रोड जितना होना चाहिए और सपोर्ट वो काम उनका बराबर आना चाहिए और मौके पे तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जो जमीन, जो दरख्त, जो टी कॉम्पिटिशन, हाउस कंपनी का जो पैसा लिया है वो पैसा मिस यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा करगिल का प्रॉपर्टी है, हमारे लोगों का प्रॉपर्टी है। तो बाकी आप लोग इंशाल्लाह, हम उम्मीद है आप लोगों को, अगर हमने पहले भी बोला, अगर हम हमारे इन चीज़ों पे अगर गवर्नमेंट ने इक़दाम नहीं लिया, हम आपसे दोबारा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरिए आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे। शुक्रिया। तो हसन साहब आपसे क्वेश्चन फिर उठता है सर, जिस तरह नेशनल हाईवे को लेके जो बात किया उसमें जितने भी हमारे हक बनते हैं, सबसे पहले कारगिल के ही बेरोजगार बंधुओं को ठेकेदारी करने का। उसमें तो मैंने सुना, सोच के हिसाब से हमें पता चला कुछ हमारे लोकल ठेकेदार और कुछ काउंसलर ने अपने एरिया को बांट के वहां पे कब्जा करके काम कर रहे हैं, और कुछ लोकल ठेकेदार जो बच्चे काम करना चाहते हैं तो उनको लेके ऐसे काम देते हैं जिसमें कोई बेनिफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। तो जिस चीज में प्रॉफिट है वो बाहर से ला के नेपाली ठेकेदार को अपने साथ जुड़ के उसको काम दिया जाता है। क्या कभी आपने उसमें थोड़ा नजर दिया है? हाँ, उसकी शिकायत हमारे पास बहुत सारे कई बार आया है। उनका ये मैंने एनएचडीसीएल के एक मैनेजर से भी मुलाकात किया था, लेकिन उनका कहना यही है कि आप सीधा सेंट्रल ऑफिस जाओ हमारे दिल्ली में, यहाँ पर हमको ना आपके सवाल का जवाब देने का वो है, ना हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल जब वो हमारे कौंसल का नहीं सुनते, जब कल सीसी से खुद किया, आप लोगों को मीडिया पे भी हो गया वायरल, सोशल मीडिया पे सब देखोगा, कल वो सीसी साहब को नहीं बोल रहे थे, मैं और हसन बादशाह को कौन पूछेगा? हमारे एक सीसी चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे साथ सीधे मुंह बात नहीं करता। तो ये तो सेंट्रल से आए हुए लोग हैं, बहुत हाई फाई लोग हैं, वो लोग कहाँ हमारे साथ ताउन करेंगे? वो काउंसलर मौके पर काउंसलर के पास आवाम को साथ, लेकिन के काम को रोक नहीं सकते सर, रोक नहीं सकते। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिसके बारे में हम नहीं जानते, हम उसके बारे में ज्यादा बोलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक बार गलती मुंह से निकल गया तो निकल गया। जब तक हाथ में कुछ दिखाने का नहीं हो, बोलना बेहतर नहीं होगा।
इसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। थैंक यू थैंक यू तो सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।